यात्रा में हमको बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपसे वहां बात करेंगे, कुछ लोग यहां मंच से बात करेंगे, और एक दूसरे को जानने का एकमात्र तरीका यह है कि हम एक दूसरे को सुने। जिसको जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ही वो व्यक्ति समझ में आएगा। पानी बोतल। उतना ही वो व्यक्ति समझ में आएगा, और जितना समझ आएगा उतना ही आप ये तय कर पाओगे कि इस आदमी के साथ हमारी यात्रा कितनी लंबी होगी। समझ गए ना? दूसरा, आदमी को समझने की प्रक्रिया, व्यक्ति को समझने की प्रक्रिया, यह बड़ी कमाल की होती है। अभी तक जितने भी संगठन में लोग मिले हैं आपको, जहां भी आप गए हैं, आपने जितना भी जीवन जिया है, उन लोगों की खासियत यह रही है कि हर व्यक्ति हमको समझाने पर लगा हुआ है या किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने पर लगा है। जेएसएम पहला ऐसा संगठन है जो अपने लोगों को समझने में लगा है। तो हम लोग समझ करके आगे चलने वाले लोगों में शामिल हैं कि हम ये समझेंगे कि भविष्य में हमको क्या करना है, किन किन मुद्दों पर आगे बढ़ना है, समाज को कैसे कैसे बचाना है। बिना समझ में आए नहीं बचा पाएंगे। यदि मां को यह समझ आ गया कि जो बाजार में मिलने वाला नमकीन का पैकेट है, उस पैकेट के पीछे पलटकर मुझे देखना है कि इस पैकेट में क्या क्या है, और उन केमिकल के बारे में पता करना है इंटरनेट से कि इस केमिकल से क्या क्या बीमारियां, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एक बात सोचो, आप जरा दिमाग लगाओ, मतलब दिल खोल करके, दिमाग खोल करके दिमाग लगाओ और जबान से बताओ। यदि मुझे मालूम हो कि मैं एक केमिकल आपको दे रहा हूं, ये खाने के बाद 99% चांस है कि आपकी ऊर्जा वृद्धि होगी और 1% चांस है कि आपकी मौत हो जाए, तो आप उसको लेंगे क्या? क्यों, क्या दिक्कत है? 99% आपकी ऊर्जा भी तो बढ़ेगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। चलो अच्छा 1% छोड़ो, 100 में तो एक हो, 1% तो 1000 मनसा तो देऊंगा, 1000 में तो 999 तो ताकतवर होंगे और एक जना मर सके है, फिर ले लो, क्या दिक्कत है? चलो 1000 छोड़ो, अपन यूं मानना 1,00,000 में 99,999 तो फायदा होगा और एक मरेगा, फिर ले लोगे? फिर भी नहीं लेगा? तब मतलब पूरा यकीन है कि आप एक के आड़े वहां गए। इस बात का यह मतलब है कि कोई चीज अगर नुकसान की है, वो थोड़ा ही क्यों ना करती हो, लेकिन यदि उसका नुकसान है तो उससे बचने में ही, उससे परहेज करने में ही फायदा है। अब यह सबको पता है कि भारत में देसी कॉटन नहीं बची है, सबको पता होगा, देसी कपास नहीं बच रही। यह भी सबको पता है कि बीटी कॉटन है भारत के अंदर जितना नरमा है, क्योंकि यहां के एरिया में तो कपास का काफी खेती होती है। अब यहां तक तो सबको मालूम है, किसान को, बोने वाले को भी, बेचने वाले को भी, उस कपास में से जो बिनोड़ा निकलेगा उस बिनोड़े का तेल बनाने वाले को भी, फिर डांगरा था वो बिनोड़ा खिलाने वाले को भी, और फिर मानस थे भी, ये सबको मालूम है। मोबाइल में से कुछ नुकसान होते हैं, ये भी पता, कि क्यों है वो नहीं पता। इस निमड़ी वाली गांव में हम लोग बैठे हैं, इस गांव की सबसे बड़ी, इस गांव के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा जो मुझे नजर आया एक बार मैं जब देख रहा था, इस गांव के चारों तरफ हाई टेंशन वायर्स का एक जाल बिछा हुआ है, ग्रिड है पूरा, मतलब ये उन हाई टेंशन वायर के बीच में है। अच्छा, रात को अगर आप उन हाई टेंशन वायर के नीचे से गुजरते हो तो उनमें से इतनी भयानक डराने वाली आवाजें निकलती हैं, वो इतना तेज करंट बह रहा होता है
कि ऐसा लगता है कि नहीं, जिसकी आवाज इतनी खतरनाक है, अगर उसका टच हो जाए तो क्या हाल होता होगा। मैं ये सोच रहा था कि इन रेडिएशंस की वजह से तो यहां पर जो लोगों के अंदर प्रजनन क्षमता है और डंगरों की प्रजनन क्षमता है वह मका थोड़ी रह रही होगी। तो मैंने गांव के कुछ लोगों से सवाल कर लिया कि पीछे से यहां एक आंदोलन था उसके ऊपर जो टावर लगाने आए हुए थे इस पे, तो मैं फिर कुछ लोगों से बातचीत करने का मौका मिला तो मुझे पता चला कि पूरे गांव में एक भी डंगर गर्भाधान नहीं होता। जो यहां लंबे समय से रह ले कोई गाय भैंस, मतलब आगे नए दूध ही नहीं होता वो डंगर, और बच्चे पैदा करने की क्षमता भी खत्म हो गई लोगों की। मतलब ये जो मैं संख्या आपको बताया करता था कि बाकी पूरे देश में 70% है, निमड़ीवाड़ी से भी यहां कोई है आप में से? निमड़ीवाड़ी से यहां है साथी राकेश भाई हैं, मेरे ख्याल यहां ये आंकड़ा 90% पे जा लिया होगा, 100 का 100 हो जाएगा। मतलब आप इनको लग रहा है 15-20 साल बाद, मैं गारंटी देता हूं अगले 5 साल बाद हो जाएगा यो, जिस हाल से जिस स्पीड से आप चल रहे हैं। अब आप ये सोचो कि यहां पर 2-3 चीजों का प्रकोप है, क्योंकि यहां कपास भी होता है इस एरिया के अंदर, और सारा कपास नरमा है, और नरमा मतलब बीटी, बीटी मतलब जीएम। जीएम वाली लाइन पर आकर के गांव के आदमी जो मान लो जिन्होंने अखबार में उस बात का मतलब समझना नहीं सीखा, या जो अक्षर ज्ञान से वंचित रह गए। कल की बात में एक बात और ऐड कर दूं मैं, फिर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। मैंने एक लाइन शुरू तो कर दी लेकिन मैं खत्म नहीं कर पाया। वह लाइन यह थी कि हमारे बुजुर्गों ने अपने गांव में अंग्रेजी पढ़ने वाले स्कूल चालू करे, याद है ना? मतलब स्कूल खोले थे और उनमें यह कहा था कि जिसका पढ़ने जी करे पढ़ लियो, जिसका ना जी करे ना पढ़ियो। यहां तक तो गया मनीष ताके में ही भाई मेरे यह बात। वो ये क्यों कहते थे? क्योंकि उनको यह मालूम था कि इतने % लोग बच्चे ही पढ़ने के लिए बने हैं, और जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट हो वो अंग्रेजी भी पढ़ना, वो ऐसा कहते थे। मैं आपको बता रहा हूं, अंग्रेजी ही पढ़ना समझ लिया लोगों ने। वो अंग्रेजी इसलिए पढ़ने को बोलते थे कि जब आप अंग्रेजी, थोड़ी सी आवाज बढ़ाना, मैंने तो ज्यादा जोर बोलना पड़ रहा, कि जब वो अंग्रेजी बोलने को कहते थे, पढ़ने को कहते थे, तो उनका मकसद ये होता था कि अंग्रेजी पढ़ के उन षड्यंत्रों को समझ पाएंगे जो अंग्रेजी में लिखे होते हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने मैक्सिमम षड्यंत्र अपनी भाषा में ही लिखे हैं, तो वो उसी में इंप्लीमेंट करने के लिए वो कोड लैंग्वेज में लिखते हैं। जो मैं तीसरे लेवल की ट्रेनिंग बोलता हूं, थोड़ी सी कम कर दो, जब मैं तीसरे लेवल की ट्रेनिंग बोलता हूं तो उस तीसरे लेवल की ट्रेनिंग में हम ये भी सिखाएंगे कि कोडिंग को कैसे समझना है। कोडिंग, मैंने कल हिब्रू भाषा का आपको एग्जाम्पल दिया था। हिब्रू में जो गॉड है और जो डॉग है, उन दोनों का जो कोड नंबर है वो 26 है। अगर नंबर दें गॉड का, मतलब भाई डी तो है चौथा अक्षर, है ना, ABCD चौथा अक्षर, ऐसे O और ऐसे G, तो गॉड का टोटल भी 26 है और डॉग का टोटल भी 26 है। तो वो गॉड को डॉग के बराबर ही मानते हैं, और वो असल में पूजा लूसीफर की करते हैं, शैतान की पूजा करते हैं। वो मतलब वो शैतान को अपना देवता मानते हैं, और जिसको वो गॉड कहते हैं उसको वो डॉग कहते हैं, और उसका नंबर 26 है। और इसीलिए अंग्रेजी में 26 वर्णमाला में 26 अक्षर है। 26 का और क्या क्या रोल है? क्यों आतंकवादी हमला 26/11 को ही होगा? ठीक है, क्यों आपका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी होगा? क्यों आपका संविधान लागू होने की तारीख 26 नवंबर? हां, गणतंत्र दिवस 26/11 ही तो है। 26/11 ने तो अटैक होया ताज पे,
ऐसे बहुत सी चीजें हैं। यहां का नेता, अगर यहां का प्रधानमंत्री अपने मालिक को, जो हिब्रू लैंग्वेज में बात करता है, हिब्रू तो इसने आंदी नहीं, ये तो अंग्रेजी में कोड बनवा होगा, अगर इसने इजराइल में अपने मालिक को, अपने आका को अगर बताना हो कि आका मैंने आपने जो कहा था मैंने कर दिया है, तो कैसे बताएगा? चिट्ठी लिखेगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि चिट्ठी पीएमओ से जाएगी, क्यों जी? और अगर टेलीफोन पर बात करेगा तो टेलीफोन रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो वो कैसे बताता है? कोडवर्ड कैसे बताएगा? कोडवर्ड भी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां आएगा तो देशभक्त लिखड़ा होगा, सारे के सारे बिकाऊ माल थोड़ी मिलेगा, तो वो लीक कर देगा। इसीलिए वो अपने आका को अखबार में छाप के बताता है। हमने मतलब उड़ीसा में ट्रेन हादसे में 47 लोग मरे, लोग मर रहे 150, अखबार में छपेगा 47 या 74। ये कोडिंग है कि ये मरे को नहीं मारे हैं, ये प्लानिंग के, ये नरबली ली है हमने। शैतान की पूजा करने वाले नरबली लेते हैं। कुछ जगह कंट्रोल दंगे करवाए जाएंगे, कुछ जगह छोटी मोटी मिसाइल दागी जाएगी। यहां से हमने उड़ी हमला कर दिया, उसमें इतने मरे, मतलब वो मरो कितने ही इतने दिखाए जाएंगे। समझ गए आप बात? उनका टोटल कितना बनेगा, पूरा पूरी साइंस है ये। अखबार में हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, यहां से हम ये बता सकते हैं कि यो मारे गए लोग हैं कि ये मरे हैं, यो दंगा किसने करवाया, वहां से कोडिंग से आपको पता चल जाएगा। समझ गए आप बात? अगर आप ये इंटेलिजेंस एजेंसियां कैसे मतलब पता लगा लेती हैं कि ये कहां से कोडिंग आई है, यार बकायदा एक लैंग्वेज है कोडिंग की। तो अखबार की हेडिंग देख कर अच्छा इसने कराया, जो पता लग गया। अगर ये जानकारी गांव के लोगों को हो जाए कि असल में सरकारें क्या क्या करवाती हैं और अखबार में छपी हेडलाइन का मतलब क्या है, अखबार भी पढ़ना नहीं आता भैया हमको। किताबें तो कैसे पढ़ेंगे आप, बड़का तो रट्टे मारने सिखावे स्कूल में। तो हमारे बुजुर्गों ने यह सोचा कि अगर अगली जनरेशन को हम अंग्रेजी पढ़ना सिखा दें तो ये लोग अंग्रेजी षड्यंत्र को समझ के गांव को समझाएंगे। उनका ये मंतव्य था बेसिकली, लेकिन इसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर पाया। और इन लोगों ने समझ लिया कि अच्छा ये अंग्रेजी सिखावेंगे, तो आप एक काम करा, अंग्रेजी सीखने वाला ने अंग्रेजी सीखण तय इतना फायदा होएगा, आपा कुछ और फायदा दिखा दिया तो जुगर वो मतलब आपा एक आदि महसी सी होया करे जो लात मारा करे, तो उसने बकान खातर आपा उसकी आगे जो उसका न्यार है उस पर थोड़ा थोड़ा चून गिर दिया करा, फिर वह भूल जाए लात मारना, है नहीं? तो आप उसका सारा ध्यान उस चून पर हो जाए। उन्हें न्यू बेरा इन मनसा के आगे चून के गिरना है, पैसे देने हैं इन तक, नौकरी देनी है इन तक, बड़ी गाड़ी का लालच दिखाना है, बड़े घर का कागज दिखाना है, किस तरीके तक इनके आगे कौन सा चारा लगाना है वह सब उन्हें पता हो इस बात का। तो वो क्या करते हैं, उनकी कही बात को, उनकी बात को समझ के और उसी हिसाब से षड्यंत्र चालू कर देते हैं। तो जो आज आप करोगे गूगल पे, जो आप सर्च करोगे, सर्च इंजन उनको डेटा दे देगा, आज इतने लोगों ने फलानी चीज पे सर्च किया। अब आप लोग जाकर अंग्रेजी में कोडिंग और नंबरिंग चेक करोगे एक आधा गूगल पे कोडिंग कैसे होती है, तो फटाफट से पता चल जाएगा कि आज इस एरिया के 100 मोबाइलों ने कोडिंग पे सर्च किया। आज का टॉप ट्रेंडिंग वर्ड, मतलब आज का इतना ट्रेंडिंग वर्ड ये था, इतना सर्च किया शब्द ये था, इतना सर्च किया शब्द, समझ रहे हो ना आप बात? ये वो उनको बता देता है। तो उससे उनको ये पता चल जाता है कि इतने लोगों को तो रोथस्चिल्ड के बारे में पता चल लिया, इतने लोगों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पता चल लिया, इतने लोग रुपए पे सर्च करने लग रहे, इतने कर्जदार हो लिए, तो अब हमें किधर को जाना चाहिए?
जब उनको लगेगा कि अब लोग पेस्टिसाइड और यूरिया की बात करने लग गए और अब ये पेस्टिसाइड और यूरिया को छोड़ने वाले हैं, उससे पहले ऑर्गेनिक खेती के लिए सरकार कह देगी कि ऑर्गेनिक खेती करो, हम प्रमोट करेंगे। अब हम करना भी चाहते थे, सरकार ने भी कह दिया, तो आप उड़े पहुंच जाएंगे। फिर वह आपको अनुदान दे देगी 30 लाख का, फिर आपने सब्सिडी दे देगी। देखो कमाल की बात, 30 लाख का अनुदान दे दिया, उसमें से 20 लाख की सब्सिडी दे दी, 10 लाख भरने हैं। 20 लाख रुपये आपने सोचा 20 तो फ्री के हैं, 20 लाख की बढ़िया सी 4 व्हीलर कार आएगी या मकान पे ला देंगे। अब आप काम करने लग गए, आप समाज को बचाना चाहते थे, बचाते बचाते एक बात आ गई और मैंने कहा मैं सरकार यो गलत कर रही है। तो वो फिर उस डिपार्टमेंट का आदमी आओ, क्या कर रहा तू, क्या हो गया, सरकार के खिलाफ बोलने लग रहा, तो फिर बोलूंगा नहीं, तेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाने दे, समाज का बुराई थोड़ी देगा। अरे पूरे 30 लाख भरने पड़ेंगे। उसकी तो गाड़ी ले ली, उस 30 लाख की तो गाड़ी ले ली, पूरे 30 क्यों कर भरूंगा, ये पूरे 30 भर जा सरकार के खिलाफ तो बोलना हो तो, और नहीं तो चुप हो जा, तो तेरा फायदा हो गया, बात खत्म, मरण दे न बाकी न स्थिति कराने दे, तना 1 करोड़ वाली सब्सिडी दुआ दूंगा, अगली बार तना 1 करोड़ दुआ दूंगा, तो अपना बड़का ने बढ़िया पढ़ा, विदेश भेज, कड़ी भेज, तो ना बोल रहा बस। वो जो बेचारे उसके पाछे लाग रहे थे, जो उन्हें बढ़िया सोच रहे थे, वो जो उसने अपना नेता मान रहे थे, वह बाट देख रहे नेताजी कब बोलेंगे, कोरोना भी आ लिया, लॉकडाउन भी लाग लिया, नेताजी बोलो। नेताजी ने कहा ना भाई, मीडिया में उल्टा चल पड़ेगा, सरकार की खिलाफत करी रगड़ देंगे, उन्हें असल में तो उन्हें सब्सिडी वाले देने पड़ेंगे जब बोलेगा तो। नहीं समझे, असली तो कहानी यह है को फंस रहा है, और आपको उसने इतना समझदार बनाया नहीं, और बनाया के आप बने ही नहीं। आपने तो न्यू सोच लिया अकबला बतेरा समझदार है, यू आप पे कर लेगा, जो कुछ यू करेगा ठीक के करेगा, आप तो जो कुछ यू कहेगा वो कर देंगे। आंख मीच के बैठ गए, बुलारा के ऊपर किस किस टाइप के दबाव है रे, वो थोड़ी बेरा कि नहीं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इससे पहले कि वो टाइम आ जाए कि जब बुलारा ने बेरा हो और वो बोल ना पाए। भाई मान लो मेरे दो है, मेरे तक किसी ने न्यू कह दिया, कुछ दिन पहले की बात बताऊं मैं, कि एक आदमी न्यू कह रहा था कि वो इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ बोल रहा है, वो अभी तक जिंदा कैसे है। मखा नहीं अभी बड़ा खबरी कि मैं जिंदा कैसे हूं। फिर न्यू बोला, कोई आदमी न्यू कह रहा था कि इसका छोरा फलाने स्कूल में पढ़ा कर है, और यह खबर वहां चलती है जहां कुछ सत्ताधीश बैठते हैं कि इनके परिवार कड़ा कड़ा रहा, इनके परिवार की डिटेल लेके आओ। मेरे लोकल थाने में सीआईए के निर्देश पर रॉ और होम मिनिस्ट्री आई और न्यू पूछण आई कि इसके परिवार में इसकी बाण, इसके जिज्जे, इसके फुफ्फे, इसकी बुआ, इसके मामा, कोई तो इंडस्ट्री चलांदा होगा, किसी पर तो कुछ होगा, किसी ने तो रगड़न कर रहा होगा। तो महा कह दिए उन्हें कर लेगा पता। भाई मुन्ना मेरा कुछ नहीं पाया, पिछले 10 सालों में आपा ने कड़ी कोई दस्तक ही नहीं कराया आज तक। मैंने बेरा था, मेरा 2012 में समझ में आई थी कहानी। 14 में मैंने बैंकिंग यूज करनी बंद कर, 14 में मैंने किसी भी जगह साइन करना बंद कर दिया था। तो जड़ा अपने खिलाफ कोई कागज नहीं, रिंग लो है, कुछ नहीं पावा इनने अपने खिलाफ। ठीक, मारे खिलाफ झूठा तो कोई पैदा कर देगा, नहीं तो अपने समाज में एक मानस, एक परिवार ऐसा नहीं पाओगा जो न्यू कह देगा कि इस मानस के कैरेक्टर में यह खराबी है। सब जाने आपस में रोज उठे बैठे, जिनके घर जान लाग रहे सब। देखो भाई, चोर आदमी अपनी आदत से बाज नहीं आता कभी भी, ठीक है ना। मैंने पहले आदत थी चोरी की, मैंने कदे पीछे नहीं ठाए किसी के, मैंने कदे किसी का सामान नहीं ठाया, पर मैंने बढ़िया पेन देख के मेरा जी ललचा जाए, पेन चोर था मैं।
इब समाज थोड़ा सा ठीक सर सोचने लग गया, तो मैं जब न्यू कहूं पेन बढ़िया ले रहा भाई, उन्होंने कहा ले लेता हूं पेन का वो भी जिब मेरा पेन मेरे तो ना हो जिब, मतलब इस तो ऊपर तो मेरे में कोई मन ऐसा न्यू नहीं लगता कि मन में रगड़ सके। पेन चोरी पर तो मन में देख रगड़ नहीं सकते, वो तो मैं आप पे कह दूंगा। अब वो ये सोचते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल आपका नेतृत्व कोई भी करेगा, और अगर आप चुप बैठ गए तो उस आदमी की कोई मजबूरी हो सकती है, अपनी नहीं है कोई मजबूरी, मैं आपने बताऊं, लेकिन किसी की भी हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को उस आखिरी टाइम के लिए तैयार करना चाहता हूं कि जब आपका नेतृत्व करने के लिए कोई भी नहीं बचा, तब आप खुद नेतृत्व करोगे इस जेएसएम का, मतलब अपने आप खड़े होकर के उस लेवल पर। मतलब हमको नेतृत्व देने वाले लोग तैयार करने हैं, फॉलो करने वाले लोग तैयार नहीं करने। और नेतृत्व हमेशा वो दे सकते हैं जो आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ सकते हैं। जो देखो, प्रोग्राम खराब करना अलग हुआ है और सवाल पूछना अलग हुआ है ना जी। तो सवाल अगर हम सही तरीके से पूछेंगे तो हम सीखेंगे, हमें अपनी गलतियों का पता चलेगा कि यहां इस स्टेप पर यह गलती हुई है। और आप लोगों को तैयार करने का मकसद यह है कि अगर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटमेंट देता हूं तो मेरी स्टेटमेंट का मतलब भी समझ में आना चाहिए, नहीं? अच्छा चलो मैं कुछ बात बताऊंगा, एक मैं कोडिंग की बात बताऊं। कल आपने ध्यान करा हो, मैं अपने बातचीत करते टाइम मैंने एक मानस यार खड़ा था, मैं उसका नहीं हाथ करके न्यू कर रहा था। आप में तो किसी का समझ में आया मैं क्या कहूं था? और मैं बीच में न्यू कह गया, मैं जितने मानस साढ़े बैठे हैं, जितने मानस साढ़े बैठे हैं, जो भी आप लोग बैठे हो, मैं क्या कहूं था? मैं असल में उससे न्यू कहने लग रहा था, अरे इन्हें तो दिखा दे कितने मानस बैठे कैमरे वाले तक कहूं था मैं, लेकिन सारे मेरे भाषण की तरफ ध्यान दे रहे थे, नहीं समझे आप? तो हमको बिटवीन द लाइंस भी पढ़ना आना चाहिए, बिटवीन द लाइंस। बहुत सारे रास्ते आएंगे जब हम ट्रेनिंग का मतलब यह होता है कि आपको कि आप कुछ कह रहे हो तो उसको आप क्या बताना चाह रहे हो। तो जो असली बात थी वह यह थी जिस पर मैं कहना चाह रहा था, मैं घना लंबा टाइम ले गया, कि निमड़ीवाड़ी में अगर लोगों को यह पता होता कि यहां अगर ये टावर आ गई, ये पावर ग्रिड आ गई, तो इनकी अगले डंगर और अगली संतानें नपुंसक हो जाएंगी और बांझ हो जाएंगी, तो ये कभी ना लगने देते। लेकिन इनको मुआवजा दे दिया, कल न कह देंगे कि तुम जितना मांगो उतना दे देंगे, इन्हें तो पर्ची छापनी। कल आपको बताएंगे पर्चियां कैसे छपती हैं, मतलब किस तरह से आपकी प्रॉपर्टी को जीरो किया जाता है। और कल तो मैं राकेश भाई, कल जो भी गांव के मौजूद से लोग हैं, अगर वो कल आ जाएंगे तो कल का जो मुद्दा है, कल हम रुपए पे बोल लेंगे, आड़े बैठ लेंगे ऊपर, सारे जितने कसर रहेगी बच जाएंगे, कोई दिक्कत को नहीं। हाँ बाहर बैठ जाएंगे, नहीं तो ओपन में भी जाने का टाइम है, कोई दिक्कत को नहीं है। लेकिन बात यह कल बेशक लिया होगा मैं ट्राली भर के ना, और यहां कल के मुद्दे पे आप अच्छा बोल सका, हाँ नीचे खड़े हो जाए, आड़े बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जितना भी हो सकता हो। तो बात यह है कुल मिलाकर के कि अभी मैं जिस कपास वाले मुद्दे पे आ रहा था, उस नमकीन के पैकेट के पीछे पलटकर जरूर देखना। आज जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, ये देखना जाकर के कि उस ब्रेड के पैकेट के पीछे कोडिंग में क्या क्या लिखा है। उसमें आर्टिकल, उसमें केमिकल 404, 401 ऐसा करके कोडिंग में लिखे होते हैं वो। फिर उनके साइड इफेक्ट देखना, आपको पता चलेगा जो उस केमिकल को डालने के साइड इफेक्ट हैं वो ऑलरेडी उन कंपनियों ने वेबसाइट पे दे रखे कि ये केमिकल खाने से आपको हल्का हल्का सिर में दर्द रहना हो सकता है, आपके घुटनों में दर्द शुरू हो सकता है, आपको एलर्जी हो सकती है। और आपको पता चलेगा कि अगर आप वो चीज रेगुलर खा रहे हो तो आपके घर में वो बीमारियां ऑलरेडी हैं। तो जब मां ने पता लग गया कि यह चीज खाने से मेरे बच्चे का स्वास्थ्य 1% भी चांस है खराब होने का, तो वो उसको खिलाएगी नहीं।
अब ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा था, जिस लाइन के लिए मैंने ये इतनी सारा कहानी कह दिया, मैंने 5-6 मिनट लेनी थी वैसे तो सेशन सुनील का है कि अगर कोई भी प्रजाति, कोई भी जानवर, कोई भी इंसान अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खाता है, उसमें मीठा टमाटर भी आ गया, उसमें सुथरा गोल गोल हरा हरा खीरा भी आ गया, उसमें आजकल की शिमला मिर्च भी आ गई, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खाने वाले, और ये रिपोर्ट ऑफिशियल रिपोर्ट है ब्राजील की सरकार की, 2020 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। पिछले 10 सालों के एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट ये निकलता है कि जो भी संतान या जो भी इंसान जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खाता है, जो कि आज के टाइम टमाटर, ये गोल गोल सुथरा सुथरा, ये सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, कि जो भी प्रजाति ये खाएगी वो या उससे अगली संतान नपुंसक या बांझ होगी 100%। अब ये बात मां को पता चल जाए तो वह थोड़ी आने देगी घर में नमकीन, फिर तो गांव में पता चल जाएगा तो गांव राम न्यू कह देगा भाई एक काम करो रे, एक बेकरी वाला गांव में ले आओ, अपनी सरसों देसी ले आएंगे, उसको उगाएंगे, उसका तेल कच्ची गाड़ी में अपने गांव में काटांगे और उसी का इस्तेमाल करांगे और उससे नमकीन और उससे बिस्किट बनावांगे। जितने बिस्किट आते हैं बाजार के अंदर, जितना पैकेट वाला खाना आता है, उस सारे के अंदर मैदा ही मैदा होता है। पता करके देखो, लिखा हुआ उसके अंदर ऊपर काजू का बिस्किट, और उसमें पढ़ के देख लो काजू है कितना, 0.04% काजू है उसमें। समझे आप? मैदा कितना है? 90% मैदा है। आप सोचे यू इसका बिस्किट है। समझ गए आप बात? तो अगर मां को यह पता चल जाएगी तो अपने बच्चे को कभी नहीं खराब होने देगी। बाप ने पता चल जाएगा, उन्हें बेरा लाग जाएगा गांव में के आना चाहिए। गांव के दुकानदार ने पता चल जाएगा, वो दुकान पे चिप्स कुरकुरे बिस्किट या नमकीन लाना बंद कर देगा, क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि मेरी दुकान पे बिकने की वजह से मेरी अगली जनरेशन बर्बाद होने लग रही है। तो पूरा मुहिम चलाना पड़ेगा पूरे गांव को बचाने का। इस पर बताएंगे, क्वेश्चंस हैं ये लास्ट के, बीच के नहीं। तो अभी आपको इस पे पूरा हो देंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि समझ ही समाधान है। जो बात मैं कह रहा हूं कि पता लगने के बाद हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमने अपने बालक तक के खुआना के नहीं खुआना, और उसके लिए खेत के किसान का समझदार होना बहुत जरूरी है। किसान समझ जाएगा उन्हें खेत में के बोना है, तो उसने फिर वह बात आप तो मैं कया है करूं हूं ना डॉक्टर साहब, आमनी जी खाया करते जहर, क्या तय 5 किले हैं, 1 किला अपना डांगरा घर अपना रखा करा, और बाकी 4 तो गिरने पड़े भी, नहीं तो पैदावार नहीं होती। उस 4 का के करो, आपको 4 तो मंडी में जाओ है, उसने नहीं खाते हम। अच्छा भाई चलो, वो इतने में उसका पोता आया, गेट में एंटर कराया, ताऊ के नमस्ते कर, ताऊ के नमस्ते करे। उस छोरे के हाथ में ब्रेड का पैकेट था। मैं बोला ताऊ यू ब्रेड जो है यू 4 किले वाले में तो बन रहा कि 1 किले वाले में तो बन रहा है? वो जितना नमकीन बिस्किट पैकेट का खाना बाजार में आ रहा है, वो सारा उस 4 किले वाले में तैयार है। या बात उस किसान से बतानी पड़ेगी कि एक भी चीज जो बाजार, तेरा बच्चा बाहर जाकर वो चाउमीन खाने लग रहा, बर्गर खाने लग रहा, वो कबाड़ खाने लग रहा, वो सारा इस 4 किले वाला जा रहा है यो, जितना बाजार में मिल रहा है। तो यह बात उस किसान को जब पता चलेगी कि वो तेरे की, मैं तो अपने हाथ है अपनी औलाद ने, मैं तो सोच रहा था अपने युगर रोटियां तो बने बात, तो सब कुछ खावे, हॉस्टल में भी खाना खाने लग रहा हो, बाहर बाजार में तो भी खाने लग रहा, होटल पे भी खाने लग रहा, वो कैंटीन में भी खावा, अपने स्कूल की कैंटीन में भी खावा है, बाहर तो दुकान पे तो लेके भी खावा है पैकेट का खाना, तो 24 घंटे मारा बोया या जहर खाने लग रहा। तो यह बात तो उस किसान को समझा देंगे तो वो भी नहीं बोनेगा। तो इसलिए सारा रोड़ा समझाण का है। तो इब आपा किसान को कैसे योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद किया गया, किस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचे गए, कैसे कैसे समझौते हुए, किन किन कंपनियों ने क्या क्या खाने को दिया, क्या क्या आपको पहनने को, किस टाइप से, मतलब खेती कैसे योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद हुई। इसको सुनील को बोले, खेती कैसे योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद हुई। इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को खेती पे काम करने वाले अपने जेएसएम के साथी
भाई सुनील शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और मंच को संभालें और इस आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएं। सुनील भाई। ओके अगर भाई रोई तारा बीज मरा है, सुने ऐसा? थारा खूंटा खाली हुआ है, सुना ऐसा? मारे हरियाणा की गाड़ी होया कर दी है। ऐसा लगा एकदम तो क्या हो गया। असल में ये गाड़ी बहुत खतरनाक थी, इस पर ही चर्चा करेंगे। भाई क्या हो गया? आप सबको नमस्ते जी, राम राम। नमस्ते जी सबको। अच्छा, पहले भी इतनी आई थी तो फिर क्या बात? पहले नमस्ते में कुछ कमी थी? अच्छा, ये हुई ना बात। देखो, ये था अंतर। पहले नमस्ते नहीं थी, पहले गाली थी। अब नमस्ते थी तो उसका असर ये है। असल में जब किसी का बुरा करना था तो उसके लिए ये शब्द थे, थारी बीज मारी होगी, थारा खूंटा खाली होगा। खूंटा खाली होने का मतलब पशुओं का बीज नाश। थारी बीज मारी होगी यानी बांझ पड़ने पुन सकता। कैसे कहना ऐसा? या नहीं कह सकते? अच्छा, जो बात पहले कभी कभी कोई गाड़ियों में निकलती थी, देवेंद्र भाई तो बता रहे थे सुबह से सुन रहे हैं इनको कि ये तो असली हो गया। और ये असली होने के पीछे आप लोगों ने कभी सोचा कि जो बातें कई बार गुस्से में कही जाती थी वो पूरा समाज असलियत में जी रहा है? और अगर ये पूरा समाज असल में जीना शुरू कर चुका है तो ये बहुत बर्बादी का है। सोचना पड़ेगा एक बार। जब बात आती है बीजमारी की, उसी समय एक बात आती है बीज संवर्धन की, बीज बचाने की। जब बात करते हैं खेत के बीज खत्म होने की तो उसी समय बात करते हैं फसल के सुधार की, बीज संवर्धन की। जब बात करते हैं पशुओं के, पशुधन के बर्बाद होने की, उसी समय हम बात करते हैं पशु संवर्धन की, गौ संवर्धन की। जब हम गोवर्धन पूजा करते हैं तो वहां पे भी गौवर्धन, गाय के वर्धन की बात करते हैं, यानी वृद्धि की बात करते हैं। और जब बात करते हैं किसी भी विद्वान के पास बैठ के, तो वहां से भी निकल के आता है कि वीर भोग्य वसुंधरा। अगर जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, ना तो जननी बांझ रहे काहे गवाए। इस हद तक बात यह कह दी है कि अगर आप एक अच्छा बच्चा, अच्छी संतान समाज को नहीं दे पा रहे हो तो इससे अच्छा दो ही मत। अब ये तो तीनों टाइप की बात हो गई। हमारे ही समाज ने बच्चे पैदा करने पे भी बात कर ली, हमारे ही समाज ने गाय और भैंस और यानी पशुओं पे भी बात कर ली, और हमारे ही समाज ने खेती पे भी बात कर ली। लेकिन इतने उच्च स्तर की पूरी व्यवस्था होते हुए, इतने विद्वान होते हुए, इतनी समझ होते हुए, जैसे देवेंद्र भाई कह रहे थे ना कि समझ ही समाधान है, इस समझ पे बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो ये सारी बातें मैं कह रहा हूं अभी, ये तो पहले थी। इसका मतलब पहले समझ थी, और समझ थी तो फिर दिक्कत क्यों आ गई? सोचना पड़ेगा ना। तो मैंने कई जगह देखा। अब मैं 3-4 दिन पहले एक सभा में था, काफी विद्वानों की सभा थी। एक ताऊजी उठे, बोला भाई कुछ कर लो, कुछ नहीं होना। अच्छा, क्यों नहीं होना? दुख अपने परिवार वालों को बोलो, वे नहीं मान दे। अपने पिताजी को बोल लो, वो नहीं मान दे। अपनी श्रीमती ने, अपनी लुगाई ने बोल लो, वो नहीं मान दे। अपने भाई ने बोल लो, वो नहीं मान दे। दुनिया ने कैसे मना लोगे? सवाल भी ठीक है या नहीं है? लेकिन मैं उनको एक सवाल कर रहा था कि भाई आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, 200 साल पहले, 250, ज्यादा दूर भी नहीं तो 50 साल पहले, थोड़ा सोच लो। 50 साल पहले क्या ये हालत थी पशुओं की, या समाज की, या खेतों की? ये हालत थी। लेकिन ये हालत 50 साल में होगी? अगर 50 साल में पूरा समाज बदल गया है तो इसका मतलब किसी ने तो बदला होगा।
तो कोई तो ऐसा बैठा है जो पूरे समाज के बदलाव की बात करता है और बदल भी देता है, और हम अपने एक परिवार के किसी एक आदमी पे अटक जाते हैं, और अगर उसको ना बदल पाए तो फिर कहते हैं कि कोई नहीं बदलता, घर में रखी मारो। तो केवल और केवल जो यहां पे मैं एक बात मतलब गूढ़ता से और गहराई से कहना चाहता हूं कि जो ये लोग बैठे हैं, मैं कल नहीं आया था तो मैंने कल वीडियो देखी और मैं देवेंद्र भाई को एक बात कह रहा था कि आज थोड़ी सी संतुष्टि है, क्योंकि हमारे विचारक जो साथी अपने भाई हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और मुझे पिछले जनता सरकार मोर्चा के बने हुए 2 साल हो गए, उससे पहले सभी साथी अपने अपने रास्ते पे लगे हुए थे, लेकिन इस 2 साल के दौर में आज मुझे एक शांति सी और मिली जो संतुष्टि की है। मेरी श्रीमती जी भी साथ में मेरे यहां पे, वो कह रही थी, वो एक बात कह रही थी, जैसे ये गाड़ी में सामान लेते हुए भाई वीर सिंह जी मिले, कर्ण जी मिले और सारे सोनी भाई आ रहे थे और जितने साथी अपने इस परिवार में हैं, बोले जब ये सारे दिखा है ना, ऐसा लगा अपना परिवार सा आ गया। और ये जो विश्वास है, ये विश्वास ही कमाना है जो हमने खो दिया इस टाइम। जब देवेंद्र भाई कह रहे थे ना कि अपने बेटी को छोड़ो, बेटे को भी नहीं हम कहीं भेजना चाह रहे, तो ये विश्वास खोया हमने। और अगर मेरे परिवार में मेरे बच्चे को या मेरी श्रीमती को या मेरे माँ बाप को यह विश्वास बनता है कि भाई जो ये लोग आए हैं आपके पास, ये विश्वास पात्र है, तो हमारे लिए संतुष्टि है। और अब मैं एक निश्चिंत जीवन जी सकता हूं अगर ये परिवार मेरा मेरे साथ है। तो जब हमने ये देख लिया है, जब हमने ये चेक कर लिया है, पूरी तरह जांच लिया है कि भी खेत में तो बुरी हालत हो चुकी है, खेत में हालत बुरी है तो पशुओं में भी बुरी है, सीधी बात है। और जब पशुओं में बुरी है और खेत में बुरी है तो लोगों में तो होनी ही होनी है। तो ये जो सारी की सारी प्रक्रिया है, कोई तो कहता है ऐसा हो गया, लेकिन हम ये कहते हैं ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ऐसा हो गया ये एक सवाल है भाई, जिसका हमें पता नहीं, बस हमने ये देख लिया ये हो गया, लेकिन ये हो क्यों गया, ये समस्या को समझने की बात है, जिस पे देवेंद्र भाई ने कहा कि समझते हैं। अगर मुझे उसकी समझ आ गई फिर समाधान तो हो ही जाएगा, क्या दिक्कत है। मुझे किसी चीज का पता चल गया तो उसमें दिक्कत क्या रहेगी, फिर तो उसका समाधान हो जाएगा। मैं तीनों बातों पे, जैसे बात खेती की है, बात पशुओं की है और बात अपने मानव समाज की है, बच्चों की है, बच्चे पैदा होने पे उनके स्वास्थ्य की है, उन पे मैं छोटी छोटी बातें आपके बीच में रखूं, उनको बड़े गौर से आप जांचते रहना कि क्या ऐसा हो रहा है। एक केंद्र है हरियाणा में, करनाल में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र उसको बोला जाता है, और वो 1925 का है। कितने साल हो गए, लगभग 100 साल। अगर 100 साल पहले सोचो, थोड़ा 100 साल के इस दौर में आप 1947 से पहले सोचो, 1947 के बाद तो कईयों को धोखा रह जाए कि भाई हम तो आजाद हैं, चलो आप उस धोखे को रख लो, उससे पहले सोच लो थोड़ा, कोई बात नहीं, उस पर बाद में बात कर लेंगे। जो 25 से 47 का जो टाइम है, 22 साल का, उस टाइम पे वो केंद्र स्थापित करा गया। और वो केंद्र क्या था, पशु संवर्धन केंद्र, पशु अनुसंधान केंद्र। और उस अनुसंधान में जो सबसे बड़ा अनुसंधान हुआ है वो ये हुआ कि जो जोटे हैं और जो सांड हैं उनकी समाज को कोई जरूरत नहीं है। तो फिर अनुसंधान किस चीज का, अनुसंधान केवल इस चीज का कि कुछ कंपनियां बनेंगी, कृत्रिम गर्भाधान पे वो बड़ी बड़ी दवाइयां बनाएंगी, बड़ी बड़ी रिसर्च करेंगी, और बिना सांड और बिना जोटे के, भैंसे के अपने पशुओं को नए दूध कैसे किया जाए, इस पे उनके पूरे 98 साल लग गए। तो मैं ये सोच रहा हूं, जब से मेरे को वो समझ आया है सारा, ये पिछले 100 साल का ये पूरा दौर जब आंखों के सामने फिल्म की तरह चलता है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि वो अनुसंधान करने वाला था या विनाश करने वाला था, है ना। और जिस समाज से पशु खत्म हो जाता है फिर उस समाज में रहेगा क्या, क्योंकि चाणक्य तो कहते हैं कि पशु, रसोई और खेत, ये तीनों का एक चक्र है जो मानव समाज को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। जो घर से निकलेगा उसका वेस्ट
आप पशुओं के वेस्ट के साथ, क्योंकि वो भी घर से निकलेगा, उसको खेत में और खेत का घर में। ये जो अर्थशास्त्र है, अगर आप चाणक्य के अर्थशास्त्र का थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो पता चलेगा कि रियल अर्थशास्त्र इतना है कि खेत का रसोई में, रसोई का घर का खेत में। लेकिन यहां एक चीज जो जरूरी थी, जो भैंसा, जो मतलब मेल जो प्रजाति है अपनी, भैंसा है या सांड है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत घर में थी। और जब इससे जोड़ा जाता है तो इसको जोड़ के इधर देखो कि आपका जो ब्रह्मचर्य की बात है, घर में एक अच्छा स्वस्थ बच्चा चाहिए, गलत आदतों, जवान अच्छा मजबूत होना चाहिए, वो गलत आदतों से दूर हो। क्यों हो? क्योंकि वो उस बात को पूरा कर पाए, वीर भोग्य वसुंधरा। क्योंकि अगर मां बाप कमजोर होंगे तो वो जो बीज की बात कर रहे थे कि बीज मारी होगी जो आज लगभग होने को है, वो उसमें से निकल के आएगी। वही रास्ता है उसका। हमने तो कई बार गुस्से में गालियां दी होंगी। ठीक है जी। तो जो साथी देख रहे हैं, लाइव चल रही है, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। यहां की जो ट्रेनिंग का जो ये सिलेबस है या जो ये चर्चा है, ये बहुत गहरी है और हर एक तक जुड़ी हुई है। अच्छा, एक बात मैं सवाल ही पूछ लूं। यहां पे देवेंद्र भाई कह रहे थे कि पूरा समाज बैठा है, पूरी हर एक बिरादरी बैठे है, अलग अलग मत पंथ के साथी भी बैठे होंगे। तो जो ये चर्चा है तीनों बीजों की परेशानी की, क्या किसी एक बिरादरी की है, किसी एक मत पंथ की हो, किसी निजी परिवार की हो? तो जब ये सबकी है तो फिर सबको बैठ के सोचने की जरूरत है कि नहीं? ये नहीं है। और अगर सोच के बैठ के सोचने की जरूरत है तो फिर अब के बाद आपको इस पे 24 घंटे चिंतन करना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? मैं इसलिए कह रहा हूं, जो वो लोग हैं जिनकी बात पिछले कल भी चली और आज भी चल रही थी, वो लोग जो इसको तबाह करने पे लगे हैं, जो गॉड को डॉग के बराबर मानते हैं और जो राक्षसों की पूजा करते हैं, वो लोग इस पूरी मानव जाति को किस गर्त में धकेलना चाहते हैं वो हम देख रहे हैं। तो वो तो है अपनी फिनिशिंग लाइन पे, यानी वो अपने परफेक्ट आखिरी स्टेज पे है ना। पूरी दुनिया की करेंसी डिजिटल होते ही, भारत की करेंसी डिजिटल होते ही ये सब परेशानी में और कई गुना बढ़ेंगे। तो वो तो है अपनी फिनिशिंग स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे हैं। और हमने पैदा भी नहीं करा अपना रास्ता। हम तो रास्ते पे चलना शुरू भी नहीं करा। शुरू करना उस दिन कहेंगे जिस दिन पूरे भारत के गांव गांव, जिले जिले से आवाज आएगी कि भारत की हुंकार है, उस दिन हम ये मान लेंगे कि हमने शुरुआत करी है। अभी हम ये नहीं मान सकते कि शुरुआत कर दी। एक विचार का जो बीज है वो हमने बोया है और वो बीज अब अंकुरण की तरफ है। अब आपकी मर्जी है, आप उसको कितना पोषित करते हो। जितना ज्यादा पोषित करोगे, जितना ज्यादा खाद पानी उसमें अच्छे से डालोगे, ये इतने गति पकड़ेगा। तो एक 1925 का पैदा हुआ एक संस्थान इस हद तक ले आया कि 2012 में एक खबर छपती है एनडीआरआई की तरफ से कि अब के बाद केवल और केवल कटड़ियां ही पैदा होंगी। अच्छा, अगर मान के चलो 5-7 साल 10 साल कटड़ियां ही पैदा हो और कटड़े ना पैदा हो, यानी जोटे ना पैदा हो, और जो कंपनी इसको चला रही है वो कंपनी 5-7-10 साल बाद कह देगी अच्छा जी हमारा प्रोजेक्ट पूरा, उसके बाद आप कहां? आपका पशुधन का जो एरिया है वो पूरी तरह खत्म है। फिर 2019 में एक खबर छपती है कि अब एक ऐसी तकनीक आई है केवल और केवल बछड़ियां ही पैदा होंगी। तो बछड़ियां पैदा होंगी, फिर वही बात, अगर 10 साल बछड़ी पैदा हो जाए और उसके बाद वो कंपनी भाग जाए अपने प्रोजेक्ट को लेके, फिर ये जो दो बातें हैं इसको आप थोड़ा पीछे लेके समझो। जब मैकाले आया, जब अंग्रेज आए, उन्होंने ये कहा था इस पूरी संस्कृति की जड़ों में गाय है। अगर गाय को काट दोगे तो किसानी खत्म होगी, किसानी खत्म होते ही गुरुकुल खत्म होंगे, क्योंकि दान खत्म होगा, गुरुकुल खत्म होते ही व्यवस्था खत्म हो जाएगी और फिर आराम से हम अंग्रेजी ठोक सकते हैं दिमागों में। अब उन्होंने वो शुरुआत करी थी पौने 200, लगभग 200 साल पहले, और उन्होंने वो शुरुआत करके छोड़ी नहीं। और उसी शुरुआत का एक स्टेप था, एक पग था,
एक कदम था 1925 का एनडीआरआई जैसा संस्थान। और इसको जब इसको सर्च करोगे ना एनडीआरआई के संस्थान को, तो पता चलता है एशिया का सबसे बड़ा संस्थान है पशु अनुसंधान पे, यानी यूं कहें कि पशु बर्बादी पे सबसे बड़ा संस्थान है। अब जब उन्होंने 1925 में खोला होगा, तो 1925 में क्या हमारे लिए खोला होगा? अब वो 1925 में खोला गया जो संस्थान है, वो एक योजना का बिंदु था। मैकॉले के टाइम की जो योजना थी संस्कृति उखाड़ के एक नई संस्कृति को पैदा करना, उसका एक स्टेप था। उसका ही अगला स्टेप 2012 की वो खबर थी कि अब केवल कटड़ियां ही पैदा होंगी, और 2019 में वो कह रहे हैं कि केवल बछड़ियां ही पैदा होंगी। अब एक बात बताओ, जो मैंने आपको नहीं दी थी वो गाली, जो हमारी 10, 15, 20 साल पहले जो हमारे समाज में गालियां थी, ये गालियां अब असल में नहीं होगी क्या? असल में सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही है? और अगर ये सिद्ध हो रही है तो ये परेशान किसको करेंगी? किसको परेशान करेंगी? चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ये आपको पता चल जाएगा किसको परेशान करेंगी। ये कहानी मेरे को अच्छी लगी। ये भाई रविंद्र भारती, छोटा भाई है अपना टीम का साथी, उसने एक दिन पोस्ट कर रखी वो फेसबुक पे, और वो मेरे को अच्छी लगी। उसमें क्या था, बोले एक मुर्गा था, वो सुबह सुबह बांक दिया करता कुकड़ू को। उसका तो जो परमात्मा ने उसकी व्यवस्था कर रखी उसके जीवन की 4 बजे की, तो वो बोलता पूरा तेज। एक दिन उसका मालिक का गुस्सा आया, बोला इन्हें डेली तंग कर लिए, सोन नहीं देता सुबह सुबह। उठ के बोला अगर तू आज के बाद बोला तो तेरी गर्दन साफ है। अब मुर्गे को डर लगा, बोले जी ठीक है। अगले दिन उठा 4 बजे, मुर्गा बोला ही नहीं। तो उसने देखा मुर्गा बोल नहीं रहा, तो कर क्या रहा है? मुर्गे की पांख फड़फड़ा रही। जैसे कई बार देखा ना, आप देखना जो डांसर होगा ना और डीजे बज रहे हो, तो वो नाच बेच सकना रहे हो, लेकिन उसके पैर नहीं टिकते। कई बार पहलवान हो, अखाड़े में खड़ा हो, उसकी कुश्ती ना हो, तो उसकी बाजू में जरूर फड़फड़ावे, वो है ना ऐसा। सेम चीज उसके साथ, और उसकी पांख फड़फड़ा रही। अब बोला कि पांख फड़फड़ाने को किसने बोला? आज के बाद पांख भी नहीं फड़फड़ाएगा। अब भाई गर्दन कटने का डर है, तो पांख तो रोकनी पड़ेगी। तो अगले दिन उसने पांख भी रोक ली। तो सुबह उठ के फिर देखा आज मुर्गे ने क्या करा, बोला भी नहीं, और अब देखूं क्या करा, तो पांख भी नहीं फड़फड़ा रहा। तो अब क्या कर रहा, वो गर्दन ऊंची ऊंची करके, जैसे वो डेली बोला करता कुकड़ों को, वो वैसे कर रहा। तो उसको उस पर भी रोक लगा दी। भाई देखिए, ये भी एक्टिविटी रोकनी पड़ेगी, नहीं तो गर्दन साफ है। अब जब ये बात आ गई, तो अगले दिन फिर चौथा दिन था। चौथे दिन उसने देखा आज मुर्गा चुप है, तीनों एक्टिविटी बंद। तो उस दिन बोला कि तेरी तीनों एक्टिविटी बंद है, अब तेरे को कल से अंडे देने पड़ेंगे। अब मुर्गा रो पड़ा है। मुर्गा रो पड़ा, क्यों रो पड़ा? उसने पूछ लिया भाई तू रो क्यों रहा है? बोला रे भाई मालिक, मैं इसलिए रो रहा हूं, मना गर्दन कटवानी तो थी, पर मैं बांक देते हुए कटवाता, अपने स्वाभिमान को देखते हुए कटवाता तो अच्छा था। आज बेइज्जती करवा के कटवाऊं, इसमें फायदा नहीं है। मेरे समाज की हालत भाई उस मुर्गे की तरह हो चुकी है। इसलिए ये साथी जो अपने साथ है जनता सरकार मोर्चा के, आप कभी इनकी जिंदगी को देखना, जब जिसका मन करे ना उनको देखना। कभी देवेंद्र भाई के साथ रह के देखना, कभी मेरे साथ आ जाना, कभी और जितने भाई हैं, दिन रात इनका क्या, ये सोते भी नहीं। कई बार तो ऐसा हुआ लगातार 3-3, 4-4 दिन का सफर है, रात को है ना क्या कर रहे हैं, 2-3 घंटे एक भाई ने चला ली तो दूसरा सो लिया, दूसरे 2-3 घंटे फिर वो उठ गया तो दूसरे भाई ने गाड़ी चला ली, और दिन में क्या करना, दिन में ये सभा करनी। कई कई दिन तक ऐसा चलता है, क्योंकि इनको इतना ही समझ आया है कि ऐसा ना हो कि मुर्गे वाला चौथा दिन आ जाए। मरना तो फिर भी पड़े बेइज्जती करवा के, इससे अच्छा है कि मरना तो है ही, स्वाभिमान में मर लो। मौत तो पक्की है, तो स्वाभिमान के साथ मरो, इज्जत के साथ मरो, कम से कम पगड़ी की बेइज्जती तो ना हो। अब इस समय में जब एक सामान्य सी कहानी होती थी कि जा थारा खूंटा खाली होगा, कितनी बड़ी गाली लगती थी, और आज वो कितनी सीधी सीधी तौर पे हमारे सामने, आंखों के सामने, और हम चुप हैं। इस पूरी व्यवस्था को हमारे पूर्वजों ने कितने तरीके से मतलब संयोजित रखा था, सजा के रखा था। एक कहानी, मतलब मैंने एक कविता पढ़ी,
मेरा नाम घीशाराम, रोज सवेरे जंगल जाता, दातुन करता और नहाता, यह है मेरा नित्य का काम। सुना आप लोगों ने, पढ़ी भी होगी। आपको लगता नहीं ये जो कविता है, ये कविता आपको अपने समाज का दर्शन करवा रही है? आपको लगता नहीं कि ये बता रही है कि मैं रोज सवेरे उठता हूं जल्दी, और जल्दी उठते ही जंगल की तरफ जाता हूं? तो जंगल की तरफ जाने का मतलब क्या? कि आपका सुबह का जो नित्य क्रम है वो जल्दी उठ के जंगल जाने का है। आयुर्वेद का नियम है, सुबह जल्दी उठने से पेट साफ होगा। अब यहां से जब जंगल की बात आती है तो जंगल पे क्या काम हुआ है? जंगल को खत्म किया गया बहुत योजना से। जंगल खत्म होते ही गाय खत्म हुई, क्योंकि वो जो जंगल थे वो गोचरान की जमीन भी थी। जब गाय की जो व्यवस्था थी वो खत्म हुई तो गाय सड़कों पे आ गई, और गाय सड़कों पे आने से क्या हो गया? अब वो लोगों के खेतों में है, और खेतों में आने से क्या हो गया? मेरा ही ये समाज कहने लग गया, कटवा दो इन्हें सारी फसल का नाश कर दिया। अब ये समस्या इस हद तक आई कि लोग ये नहीं सोचते कुल्हाड़ी मार रहे हो या गंडासी मार रहे हो, गर्दन पे मार रहे हो या मुंह पे मार रहे हो या पेट पे मार रहे हो, सीधा मारते हैं गऊओं को। मर रही है ना ऐसे। ये जो समस्या थी ये गाय के बर्बादी की, गाय के खात्मे की, क्या ये गाय उसका कारण था या हम उसका कारण बने? तो अगर मैं उसका कारण हूं या आप उसका कारण हो तो बदलेगा कौन? आपको आवाज उठानी पड़ेगी। तो उस गाय को गाय बनाने से पहले जंगल को जंगल बनाना पड़ेगा, ताकि वो गाय समस्या का कारण ना बने, समाधान का कारण बने। तो उस जंगल पे भी बात करनी पड़ेगी। उस जंगल से जो जंगल की व्यवस्था को जुड़े हुए सुबह की व्यवस्था पे बात करनी पड़ेगी। आप देखो, लगभग 15 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की, और देख लो, शाम को या सुबह मेरे परिवार की 10-10, 15-15 माता, चाची, ताई, बहन इकट्ठी जाती थी और जंगल पानी जाती थी। कोई ऐसा केस नहीं मैंने सुना जब उनके साथ कोई छेड़खानी हुई हो। गांव में हुई क्या? उनकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ हुआ हो, उनको किसी ने कुछ टोका हो, बोला हो? कोई नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही जंगल खत्म किए गए, जंगल खत्म होते ही लोगों के दिमाग में टेलीविजन के डिब्बे ने क्या डालना शुरू किया? थारी इज्जत तोड़े बाहर घूमने जाए। अरे जो सैकड़ों साल से जंगल की परंपरा हमारी बनी हुई थी, वो एकदम से ऐसा कैसे तैयार होगी कि भाई हमारी इज्जत खराब हो रही है? फिल्में बन गई, टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिसके घर में टॉयलेट है उसकी शादी हुई। अरे हद है मतलब। और वो जो सारी व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था ने आपको कहां तक लेके आए? आपके हर घर में टॉयलेट बनी है। कैसे? एक दो नहीं, हर कमरे में, है ना? तो अटैच बन गया, सब कुछ बन गया। कोठी है तो क्या पता 5 हो, क्या पता 8 हो, 8 कमरे हैं तो 8 ही क्यों ना हो। और उस टॉयलेट ने क्या किया? उस खेत का, यानी उस जंगल के खत्म होने से, गाय के खत्म होने से आपके घर में वो टॉयलेट आई है। और उस घर के उस टॉयलेट में कितना खर्चा हुआ शुरुआत में? जो सामान्य सा आदमी है 20,000, जिसका जुगाड़ ज्यादा नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा पैसे वाला है वो तो अपनी टॉयलेट को किचन से भी कमाल की बना के रखता है, रसोई से भी चकाचक, मतलब सब कुछ ब्रांडेड, सब कुछ टाइल ब्रांडेड, उसका डब्बा ब्रांडेड, उसका जो वो फ्लश का डब्बा ब्रांड, सब ब्रांडेड। और ब्रांडेड कौन? ब्रांडेड वही है जिनकी योजनाओं ने जंगल खत्म किया था, जो जमीन को खत्म करना चाह रहे थे। मेरे साथ एक भाई हैं आयुष जी, काड़वा गुरुकुल से, वो कह रहे थे आज, उनको भाई पता नहीं ने क्या करा हरियाणा में, पहले तो ये बड़े बड़े रोड निकालने हैं, हाईवे निकाल दिए, और अब है ना उन हाईवे से भी अलग अलग हाईवे निकाल दिए। अब वो क्या है वो हाईवे? वो हाईवे हर गांव की व्यवस्था को चौपट करके उस बड़े हाईवे से जोड़ने गए हैं। तो आपका पशु धीरे धीरे करके खात्मे की तरफ है। फिर एक जैसे ही अपनी बछड़ी और गाय की समस्या बनी तो फिर कई बार लगता था कि भाई चलो झोटे तो बचे हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे महान लोगों ने, क्योंकि कोई समझना और मतलब
महसूस करना तो पसंद करता नहीं। सब ने पहले पैदल छोड़ के साइकिल पे आए, साइकिल को छोड़ के मोटरसाइकिल पे आए, और मोटरसाइकिल के साथ में, सबकी मोटरसाइकिल के साथ में लोहे की 2 पहिए वाली बुग्गी आ गई। जो जोटा बचा हुआ था अब उसका भी नंबर आ गया। मोटरसाइकिल जोटा बन चुकी है अब वो, और अब वो जोटा है। अब उसकी जगह ले लिए किसने कि अब केवल कटड़ियां पैदा होंगी और हम खुश। क्या करना जोटे का, क्या करना भैंसेगा, तो वो ठीक है। अब उसका जो पहले नंबर जो सांड का था या गाय का था, अब अगला नंबर भैंसे का है, और भैंसे खत्म होते ही आपके पशु की टोटल खात्मे की बात है। तो जिसकी व्यवस्था पे चर्चा हो रही थी कि वो लोग चाहते हैं पूरी दुनिया के लोगों को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना, वो लोग सबसे पहले आपके उस चून को कंट्रोल करेंगे। जो देवेंद्र भाई कह रहे थे कि जो परेशान करने वाली गाय भैंस हो तो उसके आगे चून डाल दो, अब वो चून से कंट्रोल है। अब ये समाज की बात जब कह रहे हैं तो ये समाज, इस कोरोना की जो बात हो रही थी, इस टाइम पे जो चर्चा चली, उस टाइम पे चून से कंट्रोल हुआ। महसूस करा आप लोगों ने चून से कैसे कंट्रोल हुआ? अरे चून मतलब रोटी, रोटी मतलब नौकरी, रोटी मतलब व्यापार, रोटी मतलब दिहाड़ी, रोटी मतलब खेती। तो आपको बस में नहीं चढ़ना दिया जाएगा तो रोटी कंट्रोल हुई कि नहीं हुई? आपको अस्पताल में नहीं जाने दिया जाएगा, आपकी नौकरी नहीं हो सकती, आपको खेत में नहीं जाने दिया जाएगा, आपको व्यापार के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। क्या था वो आपकी रोटी थी। और वो उदाहरण जो चून की बात थी, वो चून ही तो रोटी है भाई हमारी, और ये चला है। और इसके साथ में एक चीज बहुत गहराई से समझने की है। जब 1857 में अंग्रेजों को मार काट के भगा दिया तो कुछ लोग दोबारा से अंग्रेजों को ले आए। राजू भाई को आप सुनोगे तो उन्होंने बहुत बोल रखा किन किन को कौन कौन लेके आया, तो वो वापस ले आए। अब उन्होंने काम किया, बोले अब है ना व्यापार कम और सरकार बना के, कानून बना के बात करेंगे। तो जब गायें जल्दी खत्म नहीं हुई, अपना पशुधन जो 200 साल लग गए तो भी खत्म नहीं हुआ, तो इन्होंने कानून बना के काम करना शुरू किया। कानून कौन सा बनाया? मॉडल एपीएलएम एक्ट। क्या है उसमें? जो पशुधन है उस पशुधन को जंगली घोषित कर दिया। जैसे बैल को जंगली घोषित कर दिया। जंगली घोषित करते ही क्या हुआ? अब आप उसको बुग्गी में नहीं जोड़ सकते, बुग्गी में जोड़ नहीं सकते तो आप उसको हल में भी नहीं जोड़ सकते। अगर आपने इन दोनों में जोत लिया तो आपके ऊपर 3 साल की कैद है और 51,000 रुपए का जुर्माना है। अभी वो बना के और पूरी तरह तैयार है। जैसे ही जो पीछे बूटी ली थी 2-2, 3-3, उसका असर 2024 के बाद आना शुरू होगा। फिर वो इधर से बूटी का असर आ रहा होगा और उधर से उनके कानून मजबूत हो रहे होंगे। तो फिर वो जो चलता है कि दमन चक्कर, कि आप अपने आप को ही मान बैठोगे कि उस मुर्गे ने जो पहले दिन गर्दन कटने से बचाने के लिए सारी बातें मान ली। ऐसा ना हो कि जो हम अब तक बातें मानते आए हैं, अगला जो नंबर है वो क्या हो? अंडे देने का, अपनी इज्जत खत्म करने का। और अगर ये हालत आ गई है तो फिर उसको फिर कोई बचा, मतलब रोने से फिर कुछ नहीं होगा मुर्गे की तरह। उससे पहले लड़ लो। आपने महसूस करा है ना, या नहीं कर रहे हो महसूस ये सारा? तो ये जो इतना सारा है, फिर आप एनडीआरआई के बराबर में चल पड़ो। करनाल अकेला ही काफी है। कहते हैं लोग, पूरे देश के लोग कहते हैं करनाल जैसा सुंदर, स्वच्छ और क्लियर गजब का शहर कोई नहीं। लेकिन मैं चलता हूं आपको लेके करनाल। एक जगह तो चल पड़े एनडीआरआई में, दूसरी जगह चलो आप। दूसरी जगह DWR, डिपार्टमेंट ऑफ व्हीट रिसर्च, गेहूं अनुसंधान केंद्र है ना भाई। उसमें क्या है, जितने देसी बीज थे उनको रिप्लेस कर करके उन्नत किस्म और 2 साल पहले लेके आए हैं एक DWR 303, एक 202। क्या है वो? ये 80 मन निकलेंगे, ये 90 मन निकलेंगे। अरे वो निकलेंगे कैसे, ये किसी को नहीं बताया है ना। असल में मुर्गे को या मुर्गी को अंडा देने का प्रक्रिया एक फिक्स है, 15 दिन में, 20 दिन में, जो एक नेचुरल प्रोसेस से है। लेकिन उसको ऑक्सीटोक्सिन के हैवी डोज देने के बाद वो हर दिन अंडा देने के लिए मजबूर है।
तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो ऑक्सीटोक्सिन का जो इंजेक्शन है, इसी तरीके से यूरिया, डीएपी और जितने केमिकल हैं वो ऑक्सीटोक्सिन का काम नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। उसी के दम पे ही तो जो पैदावार गेहूं की 30 मन 35 मन हुआ करती थी, जो पैदावार देसी बीजों की, लाल बटन दबाओ इसका, जो पैदावार प्राकृतिक रूप से देसी बीजों की 30-35 मन थी, वो 50 मन, 60 मन, 70, 80 और यहां पे भी नहीं रुके 90 मन के लिए। क्या ये आपको लग नहीं रहा कि ये जो ऑक्सीटोक्सिन उनके अंदर जा रहा है वो आपके साथ करेगा क्या? जो मुर्गी के साथ कर रहा होगा वो गेहूं के बीज के साथ भी तो कर रहा होगा ना। और अगर मुर्गी के शरीर को इस तरीके से बर्बाद किया गया होगा तो मिट्टी और बीज के साथ क्या हो रहा होगा, ये हमने क्या महसूस किया? क्योंकि महसूस करने के लिए बच्चा होना पड़ता है। मतलब ये कई तो है ना, करंट में बात बना है। ये समर है, अब थोड़ी देर पहले बाहर खड़े ये दोनों, ये द्रोण और समर, क्या कह रहे? पिताजी ये कुत्ता है पिलूरा छोटा सा, मैंने उसको बोल दिया कि भाई आप मेरे भाई बन जाओ, आपको डर लगता है क्या मेरे से? और कुत्ता बोलता है, फिर मैं इसको बोला मगर ऐसा ही था, नुको हाँ कुत्ते ने ऐसा ही किया। इस हद तक प्योरिटी में आना पड़ेगा ताकि आप हर चीज को समझ सको। और जब इस प्योरिटी में नहीं है तो हम जो कुछ गलत हो रहा है उनको देखकर भी हम अनजान बने रहते हैं और लापरवाही करते हैं। और इस लापरवाही का नतीजा है कि आपके खेत, आपकी मिट्टी, आपके पशु और आपका समाज, ये पूरी तरह मतलब वो बोले ना खाली डैश डैश डैश, कुछ आगे बोलने के लिए है ही नहीं। तो एक बात जो मैंने शुरू में बोली थी उसमें से मैंने एक बिंदु पे बात करी कि थारा खूंटा खाली होएगा या कितनी बड़ी गाड़ी थी, आज ये हमारे समाज में फिट है सब जगह। और अब इसको पूरी तरह 100% करने के लिए समाज लगा पड़ा है। कैसे समाज ऐसे लगा पड़ा, कोई भी बोलेगा भाई है ना घर में मां बापू हैं, 3 जने हैं, भैंस पाल लें तो बड़े खर्चे हैं, दूध तो महंगा तो भैंस पड़ा है, इससे अच्छा तो मोल का ले लें। सब बोलना नहीं भाई, द्रोण नीचे खेल लो बेटा, अच्छे बच्चे, शाबाश। ये बात किस किस ने सुनी होगी? अच्छा एक बार ध्यान देना मेरी तरफ। भाई दूध मोल लेना तो बढ़िया, भैंस तो महंगी पड़ा है, सुनिए ना लगभग। अच्छा एक बात बताओ, जब ये विचार कि भैंस महंगी पड़ेगी अगर ये लगातार चलती रहे तो, या पूरा समाज कहने लगे तो क्या होगा? नहीं मिलता है दूध तो। अरे यूरिया से कितना दूध बनता है भाई, पेस्टिसाइड से, ये खादों से कितना सारा दूध बन रहा है, दही भी बन रही है, सब बन रहा है, मावा भी बन रहा है, और छोड़ो है ना। तो फिर हम क्या करेंगे जब पूरा समाज ये कहने लगेगा कि भैंस महंगी पड़ती है और दूध सस्ता पड़ता तो मोल ले लो, तो वो धीरे धीरे करके मोल क्या मिलेगा? पैकेट का। जिन जगह पे ये पैकेट का दूध मिलता है वहां पे गाय बांधना अपराध है। सेक्टर में जाओ किसी शहर के, उसमें गाय को नहीं रख सकते, कुत्ते को रख सकते हो? तो गाय को रख नहीं सकते, तो वहां पे जहां गाय नहीं रखी जा सकती वहां पे पैकेट का कबाड़ मिलता है हर चौक पे। और उन सेक्टरों में रहने वाले कौन है? वो नौजवान हैं जिनके गांव में 2-2 हजार गज के घर हैं, और वो अपने बापू के इस बात के कहने से कि बेटे पढ़ लिए, डड़ा में नहीं कुछ भी, खेता में नहीं कुछ भी, और डड़ा में नहीं है कुछ भी, तो पढ़ लिए। पढ़ेगा तो क्या करेगा? 2 पैसे की नौकरी मिल जाएगी, और 2 पैसे की नौकरी मिलेगी तो शहर में रह लिए। स्टैंडर्ड है। और वो स्टैंडर्ड कौन सा? वो जो देवेंद्र भाई ने बताया, मैं भी बता रहा हूं, पैकेट का दूध, कबाड़ उन कबूतर खाना में, पैकेट की दही, पैकेट की लस्सी, और जो भी नमकीन बिस्कुट जो कुछ भी आ रहा है, सब कुछ वो कबाड़ खिलाने के लिए उस बापू ने ये कह रखा, पढ़ लिख कर मजबूत और समझदार बन दिए ताकि वो कबाड़ खा सके, है ना।
और घर में 2000 3000, कहीं कहीं तो इसे हैं जो खेता में घर बना रहे, पूरे 1 किले नहीं रहे घर घर खातर। और वो आप क्या कह रहे हैं कि अब हम मॉडर्न हुए। अब इसमें से एक बात निकल के ये आती है कि भाई मैं लगभग 30 साल तो मेरे को पढ़ते हुए हो गए। भारत एक विकासशील देश है, हो गए ना। अच्छा 30 साल में ये कब विकसित होगा जी? 30 साल तो मेरे को हो गए, और ये किताबें तो छपी होंगी आजादी आते ही, तो फिर कब विकसित होगा? तो इसका मुझे अभी पता चला जवाब। ये विकसित और विकासशील का मतलब क्या है, इसको ध्यान से सुनना आप। जब आपका समाज, आपका परिवार उन लोगों की व्यवस्था के अनुसार चलने लगे जो डॉग को गोड को डॉग कहते हैं, उनकी व्यवस्था के अनुसार चलने लगेगा पूरी तरह, उस दिन आप विकसित होंगे। क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए जैसा पिछले 20 साल में हुआ, हर घर की रसोई से किसी भी बहन को बाहर निकालना पड़ेगा। लड़का लड़की एक समान का नारा देना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले तो हमारी जितनी चाची ताई दादी रही उनको जमा मतलब पशु तो भी गंदी रही है। वो ना मेरे दादा के लिए मेरी दादी ने खेत में काम करा, ना उसने हड़ जुतवाया, ना उसने वो रोटी लेकर गई, उसने तो कुछ भी नहीं करा। करे जी है ताई, बताया दो एक बार। तो फिर बराबर कौन ही? तो पहले बराबर थे कि बराबर है? मतलब अब बराबर है जब ये कहते हैं कि देख इतना ही तो मैं कमाऊं, इतना ही तू कमावे, सीधा रहिए, और नहीं अपने तलाक ले ले। न्यू तो चल रहा है, गलत चल रहा। और जय कोई न्यू कहता है मैं तो घर संभालूंगी, तू कमा के जो ले आवेगा रुखा सूखा मैं चला लूंगी काम, वह मेरा क्या है? वह तो पुराने जमाने की बोली बूच है। यही तो चल रहा है। नहीं चल रहा तो बताओ। तो पहला काम है विकसित होने के लिए, वो है अपने घर की किसी भी बहन बेटी को कहां लेके जाना? रसोई से बाहर। रसोई से बाहर होते ही एक तरफ तो रसोई से बाहर करेंगे और दूसरी तरफ कानून बनाएंगे। बोला तो था अभी थोड़ी देर पहले, कानून बना के काम करेंगे। कानून क्या बनाया? कानून ये बनाया कोई भी लड़की की शादी 16 से 18 मतलब 18 से पहले नहीं करेगा। अच्छा इस पर भी मैंने गणिया बुढ़िया तो बात करी, जो 16-18 का क्या चक्कर था, ये तो 21 कर दी, उस पर तो आऊंगा, तो 18 पे कर दी। तो ये चक्कर क्या था, ये समझ में नहीं आया। तो समझ में ये आया, मैंने कितनी सारी बुजुर्ग जो ताई थी दादी थी उनसे बात करी है, उनने एक बात कही, अब बेटे ब्याह तो कर दिया करते 12-13 में भी, लेकिन एक आधी बार भेज दी, 2-4 दिन पीछे ले आई के मेरा 4 साल नहीं भेजे थे, यही था नहीं। तो इसका मतलब क्या था कि भाई उस बच्चे के दिमाग को सीधा सेट कर देना है कि भाई अब तेरा जीवन में होने वाला पति ये है, दिमाग उल्टा नहीं चलाना। तो जब लगे कि अब इसकी उम्र होने को है तो उसको फिर गृहस्थ में भेज दो, लेकिन मानसिकता कहां बना दो? थोड़ी उम्र में। लेकिन वो बाल विवाह कहां था? जिस लड़की को 13 की 14 की उम्र में शादी करके 4-5 साल अगर ससुराल में भेज जाओ तो बाल विवाह है वो तो समाज की इतनी शानदार व्यवस्था है कि मतलब मैं तो उन बुजुर्ग औरतों को, बहुत सारे बूढ़े जो दादा रहे उनसे मैंने पूछा, उन्होंने तो इतना शानदार काम करा। लेकिन इनका जो टारगेट था वो टारगेट बीजमारी की बात थी जो पहले कही थी। पहला नंबर मैंने आपको बताया था वो था पशु। तो पशुओं का तो समझ आ ही गया होगा अपने को, जितनी सारी रिसर्च है वो सारी। एक और बात, अगर किसी पशु को 3 बार इंजेक्शन लग जाए और इंजेक्शन से 3 बार बच्चा पैदा कर दे, वो कोई भी गाय या भैंस या बकरी या कुछ भी, तो वो 3 साल के बाद उसका शरीर खराब हो जाता है। और जो अभी सुशील भाई है, सुशील नरवाल जी, उनकी गौशाला है, उन्होंने कमाल की बात बताई। उन्होंने एक काम की बात बताई। काम की बात यह थी कि भाई जो ये वायरस आया था, जो लंपी वायरस की बात कह रहे थे, उस लंपी वायरस में 2 अंतर नजर आए। जो बच्चे गाय भैंस के, मतलब उनके पास गौशाला है तो गाय के, जो बच्चे गाय के इंजेक्शन के थे उनको वो रोग ज्यादा था।
और जो प्राकृतिक गर्भाधान के थे उनको वो रोग कम था, लगभग ना के बराबर था। तो यहां से पता चलता है कि जो इन्होंने पशुओं का ये पूरी तरह तबाही की है, इसके मूल में क्या था, है ना। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था में तीनों तरीके से इन्होंने कर दिया है कि भाई हम उस व्यवस्था को लागू करने के लिए, पूरी तरह आपके देश को या पूरी दुनिया को विकसित करने के लिए हम इस रास्ते से जाएंगे। और रास्ता कौन सा? जो वो विकसित पहले हो चुके हैं। अब इसमें आपको ये तो समझ आ गया कि विकसित कैसे हुए। वो जो देश पूरी तरह समाज को खत्म कर चुके, जिनके पास अपना कोई अधिकार नहीं है, वो सारे के सारे विकसित हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो विकसित है। जहां पे एक लड़का 85 शादी कर ले, एक लड़की 85 शादी कर ले, बच्चे पैदा हो जाए तो सरकार संभाले, वो समाज विकसित है। और हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम विकासशील है, तो हम विकसित नहीं है। तो अब हमें विकसित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें यह बात हम अगर अपने इस समाज को समझा पाए, अपनी पत्नियों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी दादियों को, चाची ताइयों को, तो बात बन सके। अगर किसी बहन को हम ये कहने लगे कि है ना स्कूल के थोड़ा ध्यान दो, कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं, और डिग्री मिलो ना मिलो अपना बढ़िया पढ़ो ध्यान दो, तो वही आपकी विरोधी बनेगी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था करी गई है। आपकी बेटी ही आपको कहने लगेगी अच्छा ये भाई तो इतना पढ़ा दिया, इतना मेरे पढ़ाने में जोर पड़ा है, कह देगी कि नहीं? लेकिन उनको उस व्यवस्था का पता नहीं कि क्या हो रहा है। तो जब हम इस पूरे सिस्टम को समझते हैं तो इनका जो फोकस है वो फोकस तीनों चीजों पे कब्जे करने का है। और उसमें से पशुओं पे तो आपको समझ आ गया। अब खेती की बात कर लें। खेती में आज किसी भी किसान के पास कोई भी बीज है? एक भी बीज किसान के पास नहीं है। जितने बीज है सारे के सारे कंपनी के हैं। सारे बीज कंपनी के हैं ना, पैकेट के हैं, कंपनी के हैं। अच्छा ये भी, इस पे भी वही बात है, अगर ये कंपनियां कह दे कि हमने बीज बनाना बंद कर दिया तो एक ही छमाई में सब लोटपोट हो रहा है ना ऐसा, या कुछ हवाई बातें चल रही हैं? तो आपका बीज खत्म है, आपका खाद खत्म है, आपकी दवाई खत्म है, आपकी मशीनें खत्म है, आप बेचने जाओ तो आपका भाव नहीं है, और खेती आपकी है ही नहीं, सारी की सारी बैंकों में पड़ी है कि नहीं पड़ी? तो आप अपनी जमीन भी नहीं बचा पाए, वो भी बैंक में लोन पे, आपका खाद बीज दवाई मशीन भाव कुछ भी नहीं, तो आप क्या हो? अपनी ही जमीन पर कर्जे में डूबा हुआ बंधुआ मजदूर, जो 6 महीने खून पसीना करेगा और जब बेच के आएगा तो उल्टा कर्ज उतारने के लिए नहीं, कर्ज नया लेकर आएगा, हर बार कर्ज बढ़ा कर आएगा। जब ऐसी कंडीशन हो कि पूरा समाज का कर्ज बढ़ गया हो और पूरी खेती बैंकों में पड़ी हो, उस समय फिर आप किस जगह पे और कैसे अपनी व्यवस्था को चलाओगे, यह सोचने का विषय है। मैं कई बार ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, तो एक बार एक डॉक्टर से मिला, उसने खेती पे बात कर रहा था, धान की खेती पे, ये कर दिए भाई, इतना स्प्रे कर दिए, इतने स्प्रे कर दिए, 2 कर दिए, 4 कर दिए। उसने 3.5 महीने की फसल में 7 स्प्रे गिनवा दिए और बोल दिया चुपके से, बोला कर दियो बीमारी आने से पहले, नहीं तो बीमारी नहीं ठीक होगी। अब वो और लोगों को तो समझ में आई नहीं, मैं उन्हें पकड़ गया। मगर जी अच्छा भाई साहब डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है, बताओ। बोला हाँ जी। मगर इसका मतलब तो ये है कि बीमारी आओ और चाहे ना आओ स्प्रे कर दियो। भाई बीमारी आने से पहले स्प्रे करवाने का तो मतलब यही है, क्या पता आपको बीमारी आएगी कि नहीं आएगी। तो उसका फिर थोड़ा सा गुस्सा आ गया और फिर मैंने उसको एक सवाल और कर लिया। उसको सवाल ये करा कि भाई मेरे तो ये बता दे, आप जो डॉक्टर हो खेती के, आपने हमारे खेतों में जो जहर डलवाया है, केमिकल डलवाया, उसको 50 साल हो गए दवाई डलवाते हुए। 50 साल में इतने सारे केमिकल डलवाए हैं, बीमारी क्यों नहीं गई?
बताओ क्यों नहीं गई? और दूसरे नंबर पे, अगर ये बीमारी हमारी 50 साल से है तो आपने इतनी दवाई दे दी है, बीमारी गई नहीं। और चलो दूसरी बात और, सवाल एक और है कि अगर ये बीमारी रामायण महाभारत के जमाने से है तो आपकी दवाई कब से आई? 50 साल से। तुम्हारे बूढ़े कैसे ठीक करते होंगे? कुछ तो करते होंगे ना, अगर पहले बीमारी आती होंगी। और अगर पहले बीमारी नहीं थी और अब आ रही है और दवाइयां भी आ रही हैं, तो इसका इतना सीधा सा मतलब तो भाई ये है कि जिस दिन से आपके खाद और दवाई आई उसी दिन तो मेरे खेत में, मेरे समाज में बीमारी आई। तो ये तो लॉजिकल है ना। जो अभी ताऊ जी कह रहे थे, भूप सिंह जी, भी जितना लॉजिकल लगे, जितना वैज्ञानिक लगे, चर्चा करो। तो ये जहां जहां लॉजिक और तार्किक बात है वो तो क्लियर है सबकी। अगर दवाई भी आ गई, बीमारी भी आ गई। दवाई आने से पहले बीमारी नहीं थी, इसका मतलब दवाइयां ही बीमारी लेके सीधा सा है। तो उसको सांस नहीं आया, उसको तो कोई मतलब जवाब नहीं आया। अब बात यह है उस जवाब में करें तो करें क्या? क्योंकि जिस दिन से हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति से पहले कानून आया था। उस कानून में था एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट। भाई रोके, उसमें यह कहा गया कि भाई पूरा किसान वर्ग अब अपनी मर्जी से अपना रेट सेट नहीं करेगा। चाहे एक टॉफी बनाने वाला कर लेगा, एक साबुन बनाने वाला अपना रेट लिख के भेजेगा कि मेरी साबुन की कीमत इतनी है, मेरी इस दवाई की कीमत इतनी है, मेरी इस चीज की कीमत इतनी है। लेकिन किसान नहीं करेगा, 6 महीने खून पसीना करके भी। तो यहां से पहले वो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एक्ट बना 1962 में, और 6 साल बाद अगला जो नियम आया, जो अगली क्रांति आई, वो क्रांति आई हरित क्रांति। हम लोगों को क्या पता है हरित क्रांति का? हमें यह पता है हरित क्रांति का कि भाई ये जो क्रांति है ये पैदावार बढ़ाने के लिए है। लेकिन ये वैसे ही है जैसे कोरोना के समय पे आपको क्या कहा गया, जरूरी है, लेकिन कागज नहीं था, कोई लिखित में था, कोई आदेश लिखित में नहीं था, लेकिन वो था जबरदस्ती। यही बात जब आप इसको पढ़ोगे पूरी तरह हरित क्रांति को, उसका पूरा बायोडाटा पढ़ोगे क्या सिस्टम है, तो 1968 में उस पे आप गूगल भी करोगे तो लिख के आएगा पूरा। इस क्रांति का मकसद था, एक ही था, टेक्नोलॉजी बढ़ाना, खेतों में मशीनें लाना, नए उन्नत बीज लेके आना, और नए जो बैंक बने, ग्रामीण बैंक आए ना, जैसे हरियाणा में हरियाणा ग्रामीण बैंक है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये लाके किसानों को कर्जा देके उनको सशक्त करना। उससे पहले किसान कर्जदार नहीं थे, तो मतलब कर्जा देके सशक्त करो, यानी मजबूत करो, ये एक नई परंपरा थी। और उस पूरे चिट्ठे में हरित क्रांति के कहीं यह नहीं है कि पैदावार बढ़ेगी। सर्च करना आप, या तो मशीनें लाना है, या कर्जा देना है, या नई तकनीक से खेती करवाना है, और ट्यूबवेल वाला सिस्टम लाके उसको और बढ़ावा देना है, प्रकृति से तोड़ना है, एकल खेती की तरफ लेके आना है। पहले एक जगह पे 10-10 खेती होती थी, 10-10 फसलें एक साथ होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, गेहूं जीरी, या कहीं कपास है तो केवल कपास, कहीं बाजरा है तो केवल बाजरा। कई बार देवेंद्र भाई के साथ मेरी बात होती थी कि भी इसमें राजस्थान में तो बच रहा है बाजरा, क्योंकि वहां तो केमिकल पड़ता नहीं। हम पीछे से गए, मैंने दिखाया जहां पे बाजरा उगा हुआ था वहीं पे इतने बड़े बड़े पैकेट थे बाजरे के, और वो सारे के सारे हाइब्रिड थे बीज। इन्होंने इतनी मतलब गहराई से, इतनी बारीकी से रिसर्च करी है कि आप सोच भी नहीं सकते। जितनी बारीकी तक हमारे बुजुर्ग सोचा करते थे कि एक गोत्र में ब्याह नहीं करना। क्या मतलब था उसका? कि दोनों के जीन एक जैसे होंगे तो बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होगा। इतनी सूक्ष्म था, डीएनए था वो, डीएनए इंजीनियरिंग और डीएनए साइंस थी वो। लेकिन इन्होंने वो इंजीनियरिंग और वो साइंस कहां लाके छोड़ी? खेती में। खेती के ही जीन बदल दिए, और जीन ऐसे बदले कि एक बार बो दो, अगली बार उसकी बीज नहीं बनेगा, फिर से दवाई, वो जो बीज है वो कंपनी का लेके आना पड़ेगा, तीसरी बार फिर कंपनी का लेके आना पड़ेगा, बीज से बीज नहीं बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई जवान स्वस्थ है, कोई युवा युवती स्वस्थ है, किस लिए स्वस्थ है? उसके खान पान से। यही है ना,
कहीं अगर खांदा तो है ही नहीं कि जी करता होगा इसमें, बोल रहे हैं ना ऐसा। अब अगर वो खाएगा तो पहलवान बनेगा, तो इसका मतलब है कि जो ये शरीर है वो मेरे खान पान से है। अगर वो खान पान नपुंसक हो, जिसका बीज ही नहीं बनता हो, तो इसके आगे का क्या रहेगा फिर? मेरी बात समझ आ रही है जी आप सबको? जो खान पान हम ले रहे हैं, अगर उसमें बीज ही नहीं बन रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि जो उसको खाएगा, चाहे पशु खाए या आदमी खाए या पक्षी खाए, उसकी नपुंसकता और बांझपन की तरफ उसकी अगली पीढ़ी आने वाली है। और इसमें मतलब 20-30 कितने ही सारे बीज आ चुके, 15 तो सब्जियां हैं जिनके बीज नहीं बनते। तो जब ये हरित क्रांति आई, हरित क्रांति में यूरिया डीएपी आया, यूरिया डीएपी आया ना। और 2018 में इफको ने अपना स्वर्णिम वर्ष मनाया, 50वीं वर्षगांठ। 50वीं वर्षगांठ मतलब 50 साल, बहुत गजब के 50 साल इफको के। अच्छा, इफको के तो 50 साल गजब के थे, भारत के कैसे हैं? कैंसर के, पूरा भारत कैंसर से ग्रस्त है। और इफको क्या मना रहा है? स्वर्णिम 50 साल। तो मेरे ही देश में, मेरे ही लोगों के शरीर में जहर डाल के वो खुशियां मना रहे हैं, और हम अपने कर्मों को रो रहे हैं। तो जिस समय अभी देवेंद्र भाई कह रहे थे ना कि अगर आपको यह समझ आ जाती है कि खेती में मिट्टी के 118 के 18 तत्व पूरे कर दो तो आपकी मिट्टी स्वस्थ हो जाएगी। अगर ये पूरे ना करो तो बीमार हो जाएगी। इन्होंने 1968 के बाद लोगों को क्या कहा कि केवल यूरिया डीएपी डालो, बाकी कुछ डालने की जरूरत नहीं है, हरे चारे की जरूरत नहीं है, मिश्रित खेती की जरूरत नहीं है, और खाद की जरूरत नहीं है, गाय के गोबर की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं, केवल यूरिया डीएपी डालो। अब चाहिए थे तो 18, दिए कितने? 2, दिए तो 3, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस। तो मिट्टी हो गई बीमार, और जैसे ही मिट्टी बीमार हुई तो मिट्टी में खर्च बढ़ा दवाइयों का। जब मिट्टी बीमार होगी, टाइम क्या करेगा? ठीक है जी, धन्यवाद, पता चल गया। अच्छा, सुनने का मन है कि रोक दूं? अच्छा फिर ठीक है। मैं सोच रहा था कि मगर इन या पर्ची पर जो आया है उसकी तरीके से मखा मतलब ये भी रोक दूं मैं। चलो फिर ठीक है। तो यहां से मैंने ये बात इसलिए छेड़ी यहां पे क्योंकि मेरे जी से जो 25 से 30-35 के हुए गणे ही दिखा मैंने, या एक आप खतर या अपने समाज खतर, अच्छी बात है कि जवान साथी हैं। तो वो जो मैं बात कहूंगा उनको एक बार मैच करना भाई अपनी जिंदगी के साथ कैसा हो रहा है, खासकर जो नौकरी वाले हैं। क्या हुआ, जिस दिन से मिट्टी में बीमारी आई तो मिट्टी में खर्चे बढ़े, है ना, और खर्चे बढ़ते ही मिट्टी बीमार, दोनों चीज। जैसे ही मिट्टी बीमार तो खेत का खर्च बढ़ा, मिट्टी बीमार से फसल बीमार, फसल बीमार से पशु बीमार, और पशु बीमार और खेत बीमार से हम। तो खर्चे कितने गुना बढ़े? 3 गुना, खेत के, पशुओं के और अपने। और आमदनी कितनी होगी? आमदनी तो घट गई, क्योंकि जो आमदनी खेत में आया करती उसको तो खर्चे में जाने लगी, तो आमदनी आधी से कम रहेगी। तो मेरे पिताजी ने मेरे को एक मंत्र दिया, पिता मंत्र। पिताजी का मंत्र सबसे मजबूत है। वो मंत्र था कान में, उनका बेटे डड़ा में नहीं कुछ भी, यही तो कहा, उनका डड़ा में कुछ नहीं है, 2 अक्षर देख ले, पढ़ ले तो कहीं नौकरी लग जाएगी और सारा मिल जाएगा मने भी, और अपना काम चलता रहेगा। तो उससे क्या हुआ, जिन बच्चों ने उस समय पढ़ना शुरू करा, जिनकी खेती तो सबकी एक साथ चौपट होनी शुरू हुई, क्योंकि यूरिया डीएपी तो सबके खेतों में पढ़ना शुरू हुआ, तो सबके मां बाप ने यही मंत्र देना शुरू करा। और जो मेरे से पहली पीढ़ी है और जो मेरे वाली पीढ़ी है, मैं जब अपने वाली पीढ़ी से पूछ रहा हूं तो सब चुपके से आकर उनका बात तो सच्ची है भाई, मेरे बापू ने 15 साल हो गए निवेश सुना दे रहे हैं, डलिया में नहीं कुछ भी भाई, खेत में कुछ नहीं है। और वो सब के सब नौकरी पकड़ पकड़ के, जब 5-5, 7-7 पढ़ रहे थे तो ज्यादातर को तो फौज में पकड़ लिया,
जो फौज में नहीं आए थोड़े बहुत पुलिस में आ गए, कुछ आईटीआई में चले गए, और मान लिया एक मोहल्ले में से एक बच्चा आईटीआई करके गुड़गांव लग गया, तो पूरे मोहल्ले के मां बाप पता क्या कराए, उनको उसने देख ले, मेहनत करी थी उसने तो लग गया, अब तू कुछ करता नहीं डरता नहीं, अक्सर देखना नहीं, पढ़ा रहा रहे। और एक होड़ लगी, और उस होड़ ने क्या करा, पूरे समाज को गांव से निकालने की तैयारी कर दी। और उस घर से जब निकले हैं वो सारे, तो आपको पता नहीं, जो मैं बात कह रहा था 2-2 गज के या 1-1 एकड़ में रहने वाले लोग या नौजवान जिन्होंने कई एकड़ में अपने खेल खेले हैं, वो सारे के सारे बड़े बड़े शहरों में 10 बाय 10 के कमरे में 4-4 पड़े रहे। सच है, गलत तो नहीं कह रहा मैं। और उनका वो जो सुबह मतलब 7 बजे निकलना और रात में 7-8 बजे आना, आके पढ़ना के बराई का बार रोटी भी खावे कि नहीं खावे, जावे तो किसी ढाबे पे कैसी मिले ना मिले वो खा ली, और आके फिर उसमें पैक हो जाए, 4-4 5-5 पड़े हैं पशुओं की तरह। और फिर गरा जू का बापू मेरे नौकरी करने जी करता, गरा ना आजिए बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा ही तो चल रहा। ओ उसकी तो जिंदगी का मतलब बुरा हाल उठ लिया, और ओरे बापू की इज्जत का सवाल है। मेरे को कई फोन आए, जिन फोनों में ये पता चला कि भाई नौकरी तक परेशान होकर जी बापू ने ये कह दिया बेइज्जती हो जाएगी, बाण ने भी कह दिया अगर आना ये बेइज्जती हो जाएगी, मां ने भी नाट दिया, फांसी खा गए। अब बताओ, और उस जमीन से, जिस जमीन को हम कह रहे हैं, हमारा ये समाज कह रहा है कि इन डड़ा में कुछ नहीं, उन डड़ा में तो मैंने जब काम करा 10-12 साल, तो मेरे को पता चला है पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार हो सकती है। अच्छा, जो मेरे पास आ सके परिणाम, वही मिट्टी तो आपके पास है, वही मिट्टी पूरे देश के पास है, तो उनके परिणाम क्यों नहीं आ सकते? बताओ क्यों नहीं आ सकते? आ इसलिए नहीं सकते, एक गुरुकुल कालवा के एक ब्रह्मचारी जी थे भाई, अच्छे विद्वान भाई, उन्होंने एक बात कही थी, मैं उनसे सवाल कर लिया, मगर भाई एक बात बताओ, समाज में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? तो बोले भाई लोग भेड़ हो गए। मैं भाई भेड़ क्यों हो गए? बस जो समझाने वाले है ना वो काम के नहीं। मैं बोला फिर इसका मतलब तो समझाने वाला में रोड़ा है, समस्या तो समझाने वाले में, हमारे दर्शकों में। अच्छा फिर मगर ये बदला कैसे? नुका जब कुछ अच्छे लोग निकले तो ये समाज का सुधार हुआ, और वो भी निस्वार्थी, ईमानदार और योद्धा, मरने से डरने वाले ना हो, ऐसे आवे तो बात बने। तो इसका मतलब तो फिर वही आ गया, समाज भेड़ नहीं हुआ, समाज के आगे आने वाले नालायक हो गए, क्योंकि समाज तो बदलने के लिए तैयार है। और इस समाज में जो आगे आए वो कौन कौन आए? जिसने एमबीबीएस करी है ना, जिसने एमबीबीएस करके डॉक्टरी करी, उसने क्या करा? उसने कुछ नहीं करा। जिस दिन वो डॉक्टर बनकर कुर्सी पे बैठा, उसी दिन से कंपनियों की दवाई लिखी। यही तो करा है। जब कोई पशु चिकित्सक बना तो उसने पशुओं की दवाई लिखी। किन की लिखी? उन्हीं कंपनियों की। जब कोई खेत का डॉक्टर बना, एडीओ, एसडीओ, डीडीए, जो ये पूरे के पूरे अधिकारी हैं, जब ये डिग्री करके बने तो मैंने इनकी किताबें पढ़ी। इनकी किताबों में क्या है? अगर ये फंगस आई तो इसके लिए ये केमिकल, ये फंगस आई इसके लिए ये केमिकल। मतलब हर जगह हर एक समस्या का केवल एक ही समाधान है। समझ नहीं है, रिकमेंडेशन है। आपको केवल और केवल साल्ट रिकमेंड करना है। मैंने जब मेरे पास परिणाम आए काफी अच्छे, तो एक डॉक्टर, ये डीडी, ये था एसडीओ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, तो वो उसको मैंने 3 महीने लगातार निमंत्रण दिया कि भाई मेरे गांव में आ जा, खेत में आ जा, खेत को देख ले, फसल को देख ले। मेरी लोकल तहसील में वो 3-4 बार आया, लेकिन मेरे से मिलके नहीं गया। और बाय चांस एक दिन उसके मुंह से निकल गया। क्या निकला? बोले भाई है ना सुनील भाई, आज आने का मन तो था मेरा, लेकिन है ना इफ्को के यूरिया डीएपी के जो डीलर हैं उनके साथ मेरी मीटिंग थी। यानी इस देश में पूरी तरह तबाही लाने वाला जो प्रोडक्ट है, पूरे समाज को खा लेने वाला जो सामान है, उसके लिए मार्केटिंग के एजेंट है वो, ना कि आपके लिए कृषि विभाग के अधिकारी हैं।
तो जो डॉक्टर बना, चाहे वो खेती का, चाहे पशुओं का, चाहे वो खेत का या मानव का, वो सब के सब रिकमेंडेड आदमी हैं कंपनियों के। कल मैं गांव में था, नाई के पास चला गया बाल कटवाने, तो उसने मेरे को बड़ा लॉजिकल सवाल पूछा। नु कहा, सुनील भाई इस देश का नाश क्यों हो रहा? मैं बोले के बात हुई, मैं पता नहीं के बात हुई। बड़ा समझदार भाई हो। नु कह शामी एक जोड़ा साहब डॉक्टर था उस भाई के, उसने कैंसर पे मतलब अपना बच्चा मेडिकल लाइन में डाला और वो कैंसर पर रिसर्च की टीम में चला गया। गया कहां? पोलैंड। 65 लाख रुपए की एनुअल तनख्वाह पे वो चला गया। बोला कि एक बात बता, एक के बालक था जिसका दिमाग इतना कमाल था, जो कैंसर पर रिसर्च कर सके थे, कैंसर की दवाई पे, और वो पीछा में उन्होंने खरीद लिया। तो इस देश की बर्बादी आएगी कि नहीं आएगी? तो केवल एक कंडीशन नहीं है कि एक ही टाइप का डॉक्टर है। जितने भी टाइप की डॉक्टरी है या जितने भी टाइप की जितनी भी कंपनियां हैं, वो सारी की सारी समाज में जो नौकरियां लगा रही हैं, वो केवल और केवल रिकमेंडेशन के लिए लगा रही हैं। आपको कोई, चाहे आपकी कोई टॉफी बेचनी हो, एक बार 2:30 बजे बता दीजिए। ठीक। तो इससे ये निकल के आया कि भाई जब समाज में, खेती में जब समस्या आई और समस्या के समाधान के लिए जब किसानों ने पूछा कि ये कीड़ा आ गया मेरे खेत में, तो उस कीड़े के समाधान के लिए जो पढ़े लिखे बीएससी एमएससी किए हुए आए, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मिट्टी के अंदर पोषण के असंतुलन का परिणाम है। उन्होंने बताया कि ये कीड़ा अगर आ गया है तो इसके लिए ये केमिकल काम करेगा, अगर ये फंगस आ गई है तो इसके लिए ये कीड़ा काम करेगा, अगर ये इल्ली आ गई है तो ये दवाई काम करेगी, ये आ गया तो ये दवाई काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब एक डिपार्टमेंट और है, वो स्पेशल सॉयल रिसर्च पे है, जो काछुआ में है, जो नहर के पुल पे, CSSRI है ना। उसमें क्या हो रहा है? वो उन्होंने कुछ नहीं करा, मतलब सैकड़ों एकड़ खराब कर दी, कई दशक खराब कर दिए, कितने करोड़ों रुपए उनके साइंटिस्ट खा गए। उन्होंने करा क्या? भिवानी में आ जाओ, भिवानी में आकर ये पता करा कि इस मिट्टी की अम्लीयता कितनी है, इस मिट्टी की क्षारीयता कितनी है, और इस मिट्टी में जिप्सम कितना पड़ेगा। यानी पूरे हरियाणा में जिप्सम गिरने का ठेका उनका, और कुछ नहीं उनकी रिसर्च। मतलब मैं कई घंटे बैठ के आया उनके उस सेमिनार में। उन्होंने जितना वो प्रेजेंटेशन में 100-200 में जो स्लाइड्स दिखाई, और उस पर जो कुछ था वो ये था, मुंडाल के साइड में इतनी सैलिनिटी बढ़ गई, उसमें इतना नमक बढ़ा हुआ है, वहां पे इतना वाटर स्टोरेज है, मतलब पानी खड़ा रहता है, वहां पे इतना वो है, ये हो गया वो हो गया। फिर कह लो कि करनाल में ऐसा हो गया, फिर कैथल के ऐसा हो गया, और उनके बेस पे कह देते हैं अब की बार असंध में यानी करनाल में, कैथल के पुंडरी में और इन एरिया में धान नहीं लगेगा, क्योंकि ये रेड अलर्ट पे है, पानी नहीं है। और पानी किसने खराब करा? यूरिया DAP ने। मतलब वही चीज है कि इफ्को के 50 स्वर्णिम साल और देश के कैंसर के स्वर्णिम 50 साल या बर्बादी के 50 साल, इनको आपको देखना पड़ेगा। जब जब हम, वो कहते हैं ना कई बार देवेंद्र भाई का, डॉट्स मिलाने शुरू करें, सारी बातों को जो आप जोड़ना शुरू करोगे तो पता चलेगा कि कितने सारे रास्ते से हालत खराब हुई है। और फिर आखिर बात में उन गाड़ियों को याद करते हुए और उस मुर्गे की कहानी को याद कर लेना। सुनाऊंगा नहीं क्योंकि भोजन तैयार है, भोजन के बीच में आपके आऊंगा नहीं, और उसका चूहे कूद रहे हो। अच्छा, इसी पे आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी का, आपने ध्यान से सुना। एक मिनट सुनिए दोस्तों। सुनील भाई ने कृत्रिम गर्भाधान और GM जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की बात आपको कही और उसके परिणाम बताए। एक सवाल आपके सामने आ सकता है, जब आप उसमें जाओगे, फील्ड में जाओगे, ये बात इन वाली बात कहोगे तो आपके सामने एक सवाल आएगा
कि देवेंद्र और सुनील कौन से साइंटिस्ट हैं, इतने बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इतने बड़े बड़े पशुपालन के डॉक्टर हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड दे रहे हैं और दूसरे तौर तरीके दे रहे हैं, तो ये क्रिटिसाइज करते हैं, ये ठीक है क्या? ऐसा सवाल आ सकता है आपके सामने। तो मैं कहता हूं, सुनो, मैं कहता हूं कि ये भाई ठीक है और वो सारी यूनिवर्सिटी और वो साइंटिस्ट गलत हैं। कैसे? ये सुनो। वो कैसे? ये सुनो। देखिए, जीवों का बीज और फसलों का बीज क्या किसी साइंटिस्ट ने बनाया? किसी धर्मगुरु ने बनाया? ये बीज यदि आप ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर के बनाए हुए हैं, ईश्वर को नहीं मानते कोई बात नहीं, तो प्रकृति के बनाए हुए हैं। ठीक? अब कोई चीज है किसी ने बनाई, उसमें मैंने सुधार करना है या किसी ने आपने सुधार करना है, तो उसके लिए एक शर्त है कि आपकी जानकारी उस बनाने वाले से ज्यादा होगी तो ही आप सुधार कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। आप उसमें छेड़छाड़ तो कर सकते हो। आपकी जानकारी, अब देखिए, मनुष्य की जानकारी कितना नोबेल प्राइज विनर होता है। मनुष्य की जानकारी ईश्वर से ज्यादा नहीं हो सकती, परमात्मा से ज्यादा नहीं हो सकती, परमात्मा को नहीं मानते तो प्रकृति से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक? और यदि जानकारी ज्यादा नहीं है तो उसकी बनाई हुई चीज में आप मॉडिफिकेशन, सुधार नहीं कर सकते, छेड़छाड़ कर सकते हो, छेड़छाड़ कर सकते हो। और छेड़छाड़ का परिणाम हमेशा नुकसानदायक होगा, जो ये भाई कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। अब मेरे ख्याल से खेती पर काफी सारी डॉट्स आप लोग मिला पाए होंगे। क्यों जी? नींद आ गई भाई ने तो। सुनील सुना दिए थे ना। देखो, चलो चेक करूंगा। भारत की हुंकार है, जाग रहे जाग रहे। ये है कि जब आप समाज में जाएंगे तो आपको लोग सवाल पूछेंगे। आज तो हम सिर्फ आपके सामने इंफॉर्मेशन का बीज ही बो सकते हैं भाई, 3 दिन में इतना ही मिलेगा। 7 दिन की ट्रेनिंग में भी हमारे पे थोड़ा रह गया यार। 3 दिन के बाद आपकी 7 दिन की होगी। जितने सवालात आप लोगों ने लिख के मुझे दिए हैं अभी तक, इन सब के जवाब हम शाम तक आपको एक सेशन में कवर करके देंगे आपको, ताकि सबको उन बातों का पता चले जो एक दूसरे भाई जानना चाह रहे हैं। और एक बात और इसके बाद में मैं बताता हूं, उससे पहले राकेश भाई ने मुझे बताया था कि अन्नू बहन ने कोई मतलब कोई गीत इस आंदोलन पे लिखा है अपने जनता सरकार मोर्चा पे, तो मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि वो आए। और अब गई, अच्छा कल कर लेंगे, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, कोई बात नहीं। अभी हम लोग भोजन करेंगे। भोजन के बाद जब ज्यादा खा लो तो थोड़ी देर पसर लियो। टाइम देंगे आपको सीधा करने का, जो रोटी खा लोगे। 1 घंटे का समय है आप लोगों के पास। 1 घंटा आराम से मतलब प्लेट अगर कम है, बैठने की जगह कम है, तो आप बाहर आकर बैठ जाएंगे, है ना, और अपना भोजन कीजिए। भोजन के बाद जैसा भी समय लगे, 1 घंटे बाद तुरंत 1 घंटा पूरा होते ही आना शुरू कर दीजिए। जय हिंद, जय